बड़ी बहन ने बेपरवाही से हाथ हिलाया और बोली, अरे हम भी तो किस्मत से मिले हैं, इतनी औपचारिक बातें मत करो। फिर उन्होंने अपनी कलाई पर पहनी हुई नाजुक घड़ी पर नजर डाली और हल्के से चौंकी। अरे ये तो काफी देर हो गई, मुझे अब लौटना चाहिए। तुम भी जल्दी घर निकल जाओ। जियांग युवान ने सिर हिलाकर हामी भरी। बहन के जाते ही उसने टोकरी पीठ पर टांगी और उस सब्जी मंडी की तरफ बढ़ चली जिसका जिक्र बहन ने किया था। वाकई जैसी बहन ने बताई थी, ये मंडी बहुत रौनक से भरी हुई थी। वहां भीड़ भी ज्यादा थी और खरीदार भी। युवान ने इधर उधर देखा, अभी थोड़ा समय था। उसने एक कोना ढूंढा और टोकरी नीचे रख दी। टोकरी के ढक्कन की आड़ में उसने स्पेस से 10 और आड़ू बाहर निकाले। फिर पीछे रखे नीले कपड़े को जमीन पर फैलाकर उन आड़ुओं को उस पर सजाया। जैसे ही उसने आड़ू रखे, थोड़ी ही दूर खड़े एक मध्यम उम्र के आदमी ने आवाज दी, अरे छोटी बहन, क्या तुमने पैसे जमा किए हैं? युवान चौंक कर बोली, कौन से पैसे? वो अंकल धीरे से बोले, ये जगह नगर निगम के लोग संभालते हैं। यहाँ ठेला लगाना है तो फीस देनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ बेचने की इजाजत नहीं है। युवान हल्के से मुस्कुराए, ओह अच्छा, समझ गई। आपका शुक्रिया याद दिलाने के लिए। अभी तो मैं बस देख रही हूँ कि बिकता है या नहीं। अंकल ने उसे ऊपर नीचे देखा, फिर और कुछ कहे बिना चुप हो गए। युवान ने आड़ू सजाए ही थी कि थोड़ी देर में खरीदार आना शुरू हो गए। जैसा कि बड़ी बहन ने बताया था, रेशम कारखाने के आसपास रहने वाले लोग काफी पैसे वाले थे। भले ही दाम थोड़े ऊंचे हों, लेकिन जब हाथ में उठाकर तोलते तो उन्हें आड़ू की ताजगी और वजन दोनों ही सही लगता। इसलिए ज्यादा सवाल किए बिना ही लोग खरीद लेते। सिर्फ 10 मिनट के अंदर सारे 10 आड़ू बिक गए। उस अंकल ने जब ये हाल देखा तो तुरंत पास आकर धीरे से पूछा, छोटी बहन, तुम्हारे ये आड़ू कहाँ से आते हैं? युवान ने चतुराई से आंखें घुमाई और बोली, ये हमारे घर के ही बगीचे के हैं। अंकल का चेहरा अचानक उतर गया। अगर घर के थे तो थोक में लेने का कोई चांस नहीं था। ये आड़ू इतने अच्छे थे कि अगर वो इन्हें 2 पैसे सस्ते खरीद लेता और आगे 4 पैसे महंगे बेच देता तो मजे से कमाई हो जाती। लेकिन अफसोस, घर के बगीचे का मतलब था कि मात्रा बहुत कम होगी। फिर भी उसने थोड़ी उम्मीद से पूछा, तो क्या तुम्हारे पास बहुत सारे आड़ू हैं? अगर मैं ज्यादा खरीद लूं तो दाम थोड़े कम कर दोगी? युवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। वो अच्छी तरह समझ गई थी कि सामने वाला क्या चाहता है। सच तो ये था कि शुरुआत में उसने भी सोचा था कि क्यों न कुछ एजेंट बना लिए जाएं। उन्हें आड़ू बेच दे और फिर आराम से बैठकर पैसा गिने। लेकिन उसने ये ख्याल जल्दी ही दिमाग से निकाल दिया। अभी उसे फटाफट पैसे कमाने थे। अगर वो बिचौलियों को बेच देगी तो उन्हें कम दाम में देना पड़ेगा और असली मुनाफा वही कमा लेंगे। उसके पास इतनी बड़ी पैदावार भी नहीं थी कि ज्यादा बेचो कम कमाओ वाला खेल खेल सके। सच्चाई ये थी कि उसके पेड़ से अभी मुश्किल से 100 आड़ू ही रोज निकलते थे। इतने कम आड़ुओं से एजेंट बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया, अभी के लिए मैं खुद बेचूंगी। बाद में जब पैदावार बढ़ेगी तब सोचूंगी कि ये रास्ता अपनाना है या नहीं। वैसे भी अभी उसके पास वक्त था, और अगर वो खुद ही ठेला लगा लेती तो बीच में कोई कमीशन खाने वाला भी नहीं था। इसलिए जब अंकल ने उससे पूछा तो जियांग युवान ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। हमारे आड़ू ज्यादा नहीं होते, इसलिए थोक में बेच नहीं सकते। उसकी बात सुनकर अंकल के चेहरे पर फिर से अफसोस उतर आया। सच कहें तो वो दिल ही दिल में जियांग युवान की तेज बिक्री से बहुत चल रहा था। वो यहाँ सब्जियां बेचता था, रोज ठेले भर के बेचने के बाद भी मुश्किल से 3-5 युआन ही हाथ आता। और ये छोटी सी लड़की अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, पहले ही 10 युआन कमा चुकी थी। जियांग युवान ने बस उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर टोकरी पीठ पर टांगी और मुड़कर चल पड़ी। वो यहाँ पहले कभी नहीं आई थी, बस स्टॉप कहाँ है ये भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक दयालु सी आंटी से पूछा, जिन्होंने प्यार से उसे रास्ता बताया। कुछ कदम ही चली थी कि सामने रेडीमेड कपड़े बेचने वाली दुकान दिख गई। सोचते सोचते उसका दिल भर आया। वो शिवमी ने कब से नए कपड़े नहीं खरीदे थे, आज जब हाथ में कुछ पैसे आए हैं तो क्यों ना उसके लिए 2 कपड़े ले लिए जाएं। यही सोचकर वो कपड़ों के ठेले पर चली गई। वो शिवमई के ज्यादातर कपड़े हमेशा ग्रे नीले रंग के होते थे, जो उन पर बिल्कुल फीके लगते थे। जियांग युवान ने इधर उधर देखा और उनके लिए 2 चमकदार खुशरंग कपड़े चुन लिए। वो मुड़ी ही थी कि देखा, ठेले वाली औरत की शक्ल सूरत कुछ वो शिवमई जैसी ही लग रही थी।
तो उसने कपड़े उसके बदन पर नापने जैसे हिलाकर देख लिए। तभी उसकी नज़र अचानक किनारे पर पड़ी। 2 आदमी उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र उनसे टकराए, वो तुरंत नज़रें चुरा कर ऐसे बर्ताव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जियांग युआन की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। उसे पक्का यकीन था कि इन दोनों को उसने सब्जी मंडी में भी देखा था। क्या ये लोग तब से उसका पीछा कर रहे हैं? ये सोचते ही उसकी आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। उसने दिखाने की कोशिश की जैसे उसे कुछ दिखा ही नहीं। वो आराम से 2 और कपड़े चुनने लगी, इस बार वान जीशन के लिए। फिर ठेले वाले से मोलभाव शुरू कर दिया। पैसे देते वक्त उसने जानबूझकर अपना छोटा सा पर्स बाहर निकाला, ठीक उनके सामने। उसने आंख के किनारे से देखा, दोनों की नजरें उसी पर्स पर टिकी हुई थीं। पैसे चुकाने के बाद युआन ने पर्स सामने ही अपनी जेब में रख लिया। ये देखकर दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर जैसे जीत की हंसी तैर गई। युआन ने चारों कपड़े समेटकर टोकरी में रखे और घर जाने की तैयारी कर ली। लेकिन सीधा बस स्टॉप नहीं गई। वो अचानक एक तंग गली में मुड़ गई। उसे जाते देख दोनों आदमी घबराकर जल्दी जल्दी उसके पीछे चल दिए, कहीं नज़र से ओझल ना हो जाए। गली के मोड़ पर पहुंचते ही युआन ने अपने स्पेस से एक फावड़ा निकाल लिया और दीवार से सटकर खड़ी हो गई। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो यही उनका इंतजार कर रही होगी। बिना किसी तैयारी के जैसे ही पहला आदमी मोड़ पर आया, फावड़ा सीधे उसके सिर पर जा लगा। आदमी ने घबराकर सिर पकड़ लिया, आंखें फटी रह गईं, पर कुछ कह भी नहीं पाया और वहीं ढेर होकर बेहोश हो गया। जियांग युआन ने अपने हाथों को देखा, हैरानी से सोचने लगी, ये कब से मैं इतनी ताकतवर हो गई, एक ही बार में किसी को बेहोश कर दूं। लेकिन उसे सोचने का वक्त नहीं मिला। दूसरा आदमी झपटकर पहले ही उसकी तरफ बढ़ चुका था। जैसे ही वो आदमी उस पर दोबारा झपटने लगा, जियांग युआन ने जल्दी से कुदाल को उठाए और लगातार उस पर वार करने लगी। आदमी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी सी लड़की में इतनी ताकत होगी। दर्द सहते हुए उसने देखा कि कुदाल किस दिशा में घूम रही है और तुरंत उसे पकड़कर छीनने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, उसकी कल्पना का सीन बिल्कुल नहीं हुआ। कुदाल अब भी युआन के हाथ में मजबूती से थी। चाहे जितनी ताकत लगा ले, वो कुदाल को अपनी ओर खींच ही नहीं पाया। युआन खुद भी हैरान रह गई। ये मेरी ताकत इतनी ज्यादा कब हो गई? सोचते हुए उसने हल्का सा दबाव दिया और तभी वो आदमी धड़ाम से उसकी तरफ गिर पड़ा। दोनों की नजरें आपस में मिलीं और दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए वही हैरानी थी। आदमी तुरंत संभलते हुए पास रखी टूटी टोकरी उठाता है और युआन के सिर पर फेंक देता है। युआन ने कुदाल घुमाकर उस टोकरी को उड़ाकर किनारे फेंक दिया। वो अब उस आदमी पर जोरदार हमला करने ही वाली थी कि अचानक गली के दूसरी ओर से आवाज आई। अरे, किसी के लड़ने झगड़ने की आवाज आ रही है, चलो देखते हैं। ये सुनते ही युआन जोर से चिल्लाए, इधर आइए, बचाए, कोई गुंडागर्दी कर रहा है। आवाज सुनते ही कई लोग भागते हुए उसकी ओर आ गए। युआन ने फटाफट कुदाल को अपने स्पेस में रख लिया और टूटी टोकरी से उस आदमी को बार बार मारना शुरू कर दिया। भीड़ को आता देख वो आदमी घबराकर भागने लगा, लेकिन युआन ने उसकी कॉलर कसकर पकड़ ली इतनी मजबूती से कि वो लाख कोशिश करके भी खुद को छुड़ा नहीं पाया। आदमी का चेहरा रोने जैसा हो गया। ये क्या मुसीबत गले पड़ गई? असल में उन्होंने देखा था कि ये छोटी सी लड़की अभी अभी आलू बेचकर ढेर सारे पैसे लेकर जा रही है। तभी सोचा था कि थोड़ा उधार ले लेंगे, पर यहाँ तो सीन ही पलट गया। अब जाकर उसे असली मतलब समझ आया। मुर्गी चुराने गए थे, चावल भी गवा बैठे। वो गिड़गिड़ाता हुआ बोला, बहन जी, गलती हो गई, छोड़ दो। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मेरे सहारे हैं, दया कर दो। युआन ने ठंडी हंसी छोड़ी, हाथ पांव सलामत हैं, कमाने की ताकत है, फिर क्यों इतना नीच काम किया? आज छोड़ दिया तो कल किसी और लड़की से बदतमीजी करोगे। तुम्हें छोड़ना नामुमकिन है। वो आदमी चाहे जितनी मिन्नतें करता रहा, युआन का दिल जरा भी नहीं पसीजा। तभी लोग उनके पास पहुंचे और देखा कि आदमी घुटनों के बल जमीन पर बैठा है और बार बार रहम की भीख मांग रहा है। युआन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, आंखें लाल थीं। इन्होंने मुझ पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की है। उसका छोटा सा चेहरा गुस्से और अपमान से कांप रहा था। भीड़ थोड़ी हैरान रह गई। उन्हें लग रहा था जैसे सीन उल्टा हो। आदमी तो नीचे गिड़गिड़ा रहा है और लड़की ऊपर से खरी खोटी सुना रही है। लेकिन तभी वो आदमी हड़बड़ा कर बोला, नहीं, हमने गुंडागर्दी नहीं की, हम तो बस उसके पैसे चुराना चाहते थे, और वो भी नहीं चुराए।
उसे लगा चोरी का इल्जाम तो झेल लूंगा, पर हवस का इल्जाम नहीं। वो तो जिंदगी भर की बदनामी है। भीड़ में से एक आदमी गुस्से से बोला, अच्छा, चोरी करने की बात मान भी ली, तो चलो सीधे पुलिस स्टेशन। जैसे ही वो बोला, कुछ ताकतवर और मार्शल आर्ट्स जानने वाले मर्दों ने उस आदमी को जमीन से उठाकर पकड़ लिया। उसकी सफाई सुनने का किसी के पास टाइम ही नहीं था। एक छोटी सी लड़की के पैसे भी चुराना चाहता है, जरा भी शर्म नहीं आती। बिल्कुल सही, ऐसे लोगों को तो सीधा पकड़ कर ले जाना चाहिए। मुझे तो चोरों से सख्त नफरत है। अभी कुछ दिन पहले सब्जी खरीदते वक्त मेरे 2 रुपए चोरी हो गए थे, कहीं ये वही लोग तो नहीं। पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करो। भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो आदमी रोने सा लगने लगा, मैं तो बस सोच ही रहा था। हमने सच में कुछ नहीं चुराया, एक पैसा भी नहीं, लेकिन वहां किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे और उसके साथी को घसीटकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। जियांग युवान वहीं खड़ी देखती रही, मगर आगे नहीं बढ़ी। उसे उन दोनों की बातें पर जरा भी भरोसा नहीं था। उनके चेहरे देखकर ही साफ लग रहा था कि ये लोग पहली बार ये सब नहीं कर रहे। अगर वो आज मजबूत न होती तो शायद कब का उसका पैसा लुट चुका होता। कपड़े और बाल ठीक करती हुई वो तेज कदमों से बस स्टॉप की तरफ निकल पड़ी। पहले ही काफी देर हो चुकी थी और उसे पता था घर लौटते ही वो शिवमेई जरूर टोकेगी। भीड़ भरी बस में धक्के खाते खाते वो आखिरकार अपने घर पहुंची। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने ऊपर से झगड़े की आवाजें सुनी। जेग मेजू की ऊंची आवाज गूंज रही थी, जियांग युवान ने मुझे देने का वादा किया था, अब तुम ये बहाना मत बनाना कि वो घर पर नहीं है। वो शिवमेई का शांत स्वर आया। युवान अभी तक लौटी ही नहीं, और उसने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, तो मैं उसके सामान पर कैसे फैसला करूं? तुम पहले जाओ, जब वो आ जाएगी तो मैं खुद उससे कहूंगी। अगर तुम्हारी बात सही है तो वो तुरंत तुम्हें दे देगी। जेग मेजू मानने को तैयार ही नहीं थी। साफ कहो ना कि तुम लोग देना ही नहीं चाहते, मैं खुद अंदर जाकर उससे पूछती हूँ। इतना कहकर वो दरवाजा धकेलकर अंदर घुसने ही वाली थी। वो शिवमेई ने हल्की सी सांस छोड़ते हुए कहा, सच में युवान घर पर नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो देख लो, कमरा खाली है। उसने दरवाजा खोल भी दिया। जेग मेजू बड़बड़ाए, लगभग 7 बज गए हैं, युवान अभी तक लौटी नहीं। कहीं तुम लोग झूठ तो नहीं बोल रहे? इतना सुनते ही सीढ़ियां चढ़ती युवान ने तेजी से 2 कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, उसने देखा कि जेग मेजू उसके कमरे में घुसने ही वाली थी। युवान को देखते ही जेग मेजू का चेहरा कुछ पल के लिए जम गया। वो तो सोच रही थी कि सुबह हुए झगड़े के बाद युवान उससे बच रही है, जानबूझकर मिलने नहीं आ रही और इसलिए उसका सफेद ड्रेस नहीं दे रही। मगर अब जब युवान सामने खड़ी थी तो जेग मेजू को लगा शायद उसने ही गलत समझा था। खैर, अब तो ठीक ही हुआ। युवान आ ही गई है तो सीधे उसी से कपड़ा लेकर जाऊं, फिर बार बार आने की झंझट भी नहीं रहेगी। अरे, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आ गई। वो स्कर्ट जो तुमने मुझे देने का वादा किया था, जल्दी से निकालो। जेग मेजू ने ठुड्डी थोड़ी ऊंची करके नफरत सी नजर डालते हुए जियांग युवान से कहा। जियांग युवान ने एक नजर उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप अपने कमरे में गई। अलमारी से उसने बड़े प्यार से तह करके रखी हुई वो ड्रेस निकाली। ये ड्रेस उसकी मौसी बिजनेस ट्रिप से लाई थी। उस पर बहुत जचती थी और उसने इसे मुश्किल से 2 बार ही पहना था। लेकिन उसने बिना कुछ कहे वो ड्रेस जेग मेजू के हाथों में रख दी। जेग मेजू के चेहरे पर तुरंत मुस्कान फैल गई। उसने सिर उठाकर युवान की तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, देखा, तुमने कहा था और तुमने निभाया भी। इतना कहकर वो एक शब्द भी बोले बिना पलटी और बाहर निकल गई। वो जाते वक्त वो शिवमेई को भी अनदेखा कर गई। वो शिवमेई ने उसकी पीठ को जाते हुए देखा और हैरानी से पूछा, फिर से झगड़ा हुआ क्या? पहले भी तुम दोनों जब झगड़ती थी तो बस ऐसे ही करती थी। फिर थोड़ी हिचकिचाहट से बोली, ये कहीं पिछली बार वाली बात की वजह से तो नहीं? अगर ऐसा है तो मैं जाकर मेजू को समझाती हूँ, उसे साफ बता दूंगी कि ये सब मेरी माँ ने किया था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर उसे गुस्सा करना है तो मुझ पर करे, तुम पर नहीं। ये कहकर वो सच में बाहर जाने लगी। जियांग युवान ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। हल्का सा सिर हिलाकर धीरे से बोली, नहीं माँ, दरअसल हमारे बीच पहले से ही बहुत सी समस्याएं थीं। बस इस बार मामला फट गया। बचपन से ही जेग मेजू जहाँ भी जाते सबकी नजरें उसी पर टिक जाती। लोग उसे बहुत पसंद करते।
शायद यही वजह थी कि उसका स्वभाव भी थोड़ा घमंडी बन गया। पढ़ाई और स्वभाव को छोड़कर बाकी हर चीज में जियांग युआन उससे कमतर पड़ जाती थी। इसलिए कई बार उनके रिश्ते में असमानता सी रहती थी। युआन हमेशा देने वाली होती और मेजू सिर्फ लेने वाली। अगर ये रिश्ता चलता तो उसे हमेशा इसी असमान संतुलन में चलना पड़ता। वू शिवमेई ने गहरी सांस भरते हुए कहा, इतने सालों से तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, अब यूं बात न करना बड़ा अफसोस की बात है। सोचते सोचते उसका दिल कसक उठा। उसे लगा ये सब उसकी ही वजह से हुआ। उसकी आंखों में ग्लानि सी झलक आई। अगर ये घटना न हुई होती तो तुम दोनों अब भी अच्छे से साथ होते। सब मेरी गलती है। जियांग युआन ने माँ के परेशान चेहरे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। धीमे स्वर में बोली, माँ, अगर ये सब न हुआ होता तो शायद मुझे कभी समझ ही न आता कि मैं उसकी नज़रों में कहाँ खड़ी हूँ। वो जानती थी कि ज़ेग मेजू हमेशा से स्वार्थी रही है। उसने पहले भी खुद से कहा था, लोग थोड़े बहुत स्वार्थी तो होते ही हैं। संत तो बहुत कम होते हैं जो सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इतने सालों की दोस्ती के बाद भी जब गुंडों ने उसे घेर लिया तब मेजू चुपचाप खड़ी रही। न मदद की, न एक शब्द कहा। इस बात ने सच में युआन का दिल ठंडा कर दिया था। वू शिवमेई को ये सब पता ही नहीं था। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी बात थी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? वो लोग कहाँ गए? जियांग युआन ने सिर हिलाया और कहा, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर वू शिवमेई ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुम सुरक्षित हो। अब समझ में आया कि वो मुझसे आंख भी क्यों नहीं मिला पा रही थी। उस दिन जब मैं उसके घर खाना देने गई थी ना, तो उसने कितनी बार मुझसे पूछा कि तुम वापस आए या नहीं। वू शिवमेई ये कहते कहते गुस्से में आ गई। ये लड़की तो जानबूझकर तुम्हें फंसाना चाहती है, बदला लेना चाहती है मुझसे। ये कहते हुए उसके दिल में फिर डर उठाया और आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी समझती हूँ, एक छोटी लड़की है, ऐसी चीज देखकर डर गई होगी। उस समय बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चलो ठीक है, लेकिन बाद में भी तो बता सकती थी। मैं उसके घर खाना देने गई, तब भी मुझसे कह सकती थी। लेकिन उसने तो एक शब्द तक नहीं बोला। वू शिवमेई ने रोते रोते कहा, और ऊपर से तुम तो उसे बचाने की सोच रही हो। सच में बहुत बेरहम है वो लड़की। ज़ेग मेजू चाहे जितनी भी तकलीफ दे, सह लेती, मान लेती वू शिवमेई। मगर ये वाला मामला तो जियांग युआन के लिए हद से ज्यादा हो गया। इस घटना के बाद वू शिवमेई के दिल में ज़ेग मेजू के लिए जो गुनाह था वो भी गायब हो गया। अब उसे लगने लगा ज़ेग मेजू और उसने जो किया, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। सोचा था कि उसके घर वालों को मुआवजा दूंगी, लेकिन अब तो एक पैसा भी नहीं दूंगी। वू शिवमेई ने आंसू पोंछे और चेहरा ठंडा करते हुए बोली, ज्यादा से ज्यादा जेल हो जाएगी तो हो जाएगी। शुरू में वो पैसे देने को इसलिए मान गई थी क्योंकि दिल में ज़ेग मेजू को लेकर अपराध बोध था। लेकिन अब वो सोच चुकी थी कुछ भी नहीं देना, सब बराबर। ये सुनकर जियांग युआन चुप रही। चलो अब ये बातें छोड़ो। वू शिवमेई ने पास रखी तौलिया उठाई, चेहरा पोंछा और बोली, खाना खा लो। तुम्हारे अंकल वान आज रात घर नहीं आएंगे। जियांग युआन ने हल्का सा जवाब दिया और दोनों मिलकर किचन में चली गईं। खाना खाने के बाद जियांग युआन तो सीधा कमरे में जाकर स्पेस में घुसना चाहती थी, लेकिन वू शिवमेई ने जबरदस्ती उसे टहलने के लिए खींच लिया। मजबूरी में उसे जाना पड़ा। रास्ते में वू शिवमेई ने समझाया, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। सेहत खराब रही तो कुछ नहीं कर पाओगी। जियांग युआन ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में उसे पता था वो तो हर दिन स्पेस में खेती कर रही है, मेहनत कर रही है। उसकी कसरत तो वू शिवमेई से भी ज्यादा हो जाती है। उसने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, अगर मैं बाहर जाकर पैसे कमाना चाहूँ तो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वू शिवमेई ने तुरंत टोक दिया, ये कैसी बातें सोच रही हो? क्यों पैसे कमाने जाओगी? बाहर जाकर कौन से पैसे कमा लोगी? घर में किसी चीज की कमी है क्या? उस टाइम को आराम करने में लगाओ, बिस्तर पर लेटकर चैन से सोओ। जियांग युआन ने नजरें झुका लीं। पिछले 2 दिन में ही उसने जितने पैसे कमा लिए थे वो वू शिवमेई के आधे महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा थे। लेकिन माँ का इतना सख्त रिएक्शन देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। सोचा इस बारे में बाद में बात करेगी। दोनों थोड़ी देर टहलने के बाद घर लौट आए। वू शिवमेई नहाने का पानी चढ़ाने चली गई और जियांग युआन सीधा अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके स्पेस में घुस गई। जैसा रोज करती थी, पहले पीचेस तोड़कर टोकरी में भर ली।
उसने नोटिस किया था कि अगर पीछे इस पेड़ पर ही छोड़ दे तो कुछ दिन में सड़कर गिर जाते हैं, लेकिन अगर तोड़कर स्पेस में रख दे तो वो हमेशा ताज़े बने रहते हैं, बिल्कुल उसी हाल में जैसे तोड़ते वक्त होते हैं। पीछे संभालने के बाद वो श्याओ मियाओ के पास गई। सुबह उसने जो कुछ पीच उसके पास रखे थे वो सच में गायब हो गए थे, और शायद ये उसका वहम हो, लेकिन उसे ऐसा लगा कि सुबह से श्याओ मियाओ की पौध थोड़ी और ऊंची हो गई है। जैसा कि जियांग युवान ने सोचा था, ये नन्हा पौधा सच में खाता है, मतलब खाने से ही पोषक तत्व खींच लेता है। ये सोचकर जियांग युवान के दिल में और भी जिज्ञासा बढ़ गई। उसे जानने की बेचैनी थी कि ये पौधा आखिर बड़ा होकर क्या बनेगा। यही सोचते हुए उसने पौधे के पास कुछ तरबूज रख दिए ताकि वो धीरे धीरे उन्हें सोख ले। ये सब करके ही वू शियुमेई ने बाहर से आवाज दी और नहाने का पानी भरने को कहा। युवान फौरन उस गुप्त जगह से बाहर आ गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, वू शियुमेई ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, मुझे लगता है तू इन दिनों कुछ अजीब सी नहीं हो गई, पहले से भी ज्यादा कमरे में रहती है। असल में युवान पहले भी कमरे में रहना पसंद करती थी, लेकिन अब वो और ज्यादा समय बंद कमरे में बिता रही थी। यही वजह थी कि वू शियुमेई को शक हो रहा था, लेकिन युवान जरा भी घबराए नहीं। उसने तुरंत कह दिया, अब तो हाई स्कूल का तीसरा साल है, जाहिर है मुझे और मेहनत करनी होगी, इसलिए कमरे में रहकर पढ़ाई करती हूँ। अब तो वो इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी कि बिना पलक झपकाए बड़ी बड़ी बातें कह सकती थी। उसकी बात सुनकर वू शियुमेई ने प्यार भरी झुंझलाहट में डांटा, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सेहत। थकान लगे तो बाहर टहल लिया कर, दिन भर कमरे में मत घुसी रह। युवान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, मानो कह रही हो, हाँ पता है मुझे। नहाने का पानी लेकर वो बाथरूम पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद करके फिर से अपने स्पेस में चली गई। वहां कमरे में रखा बाथटब पहले से तैयार था। उसने उसमें गर्म पानी डाला, थोड़ा कुएं का पानी मिलाया और फिर आराम से स्नान करने लगी। खाली कमरे में नहाने का अलग ही मजा था। छोटे से बाथरूम की तंगी और परेशानी वहां बिल्कुल नहीं थी। नहा धोकर उसने वहीं रुककर कुछ देर किताबें भी पढ़ी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उसका सपना था और पैसों की चाह में वो पढ़ाई को बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ सकती थी। पिछली जिंदगी में उसकी पढ़ाई इसी मुकाम पर रुक गई थी। मौत के बाद भटकती हुई रूह तो रही, लेकिन किताबें फिर कभी हाथ में नहीं उठाई। इसलिए इस जन्म में उसे अपने सपने पूरे करने थे। योजक चिन्ह। अगले दिन संडे था। सुबह सुबह जब युवान अभी सो भी नहीं पाई थी, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वो शियानचेन आया था। वो शियुमेई नाश्ता बना ही रही थी कि उसने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे आज इतनी सुबह सुबह, वीकेंड पर भी आराम नहीं किया तुमने। बात करते करते उसने उसे अंदर बुला लिया। हो शियानचेन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं रोज जल्दी उठने का आदी हूँ, इसलिए आदत पड़ गई है। फिर उसने किचन की ओर नजर डाली और पूछा, आप लोगों ने अभी नाश्ता नहीं किया? मैं आपके लिए कुछ बंस पकौड़ी जैसे लेकर आया हूँ। ये सुनते ही वो शियुमेई खिलखिलाकर बोली, वाह, बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, हम लोग बस खाने ही वाले थे, चलो साथ में खाते हैं। हुओ शियानचेन ने बिना झिझक सिर हिला दिया, तो फिर मैं भी बिना संकोच के शामिल हो जाता हूँ। वो शियुमेई हंसते हुए बोली, अरे परिवार में इतनी औपचारिकता कैसे? तभी वान झिशिन भी कमरे से निकल कर आई। उसने ये सब सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आगे से तुम रोज आकर खाना खाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हुओ शियानचेन बस हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिला दिया, लेकिन उसकी निगाहें बार बार कमरे में घूम रही थी, मानो किसी को ढूंढ रही हों। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, अरे युवान नजर क्यों नहीं आ रही? वो तो अभी तक उठी ही नहीं है। वो शियुमेई ने मुस्कान दबाते हुए कहा, उसकी फिक्र मत करो, हम पहले खाते हैं। इतना कहकर वो किचन की तरफ मुड़ गई ताकि 2 ताज़े साइड डिश बना सके। ये देखकर हुओ शियानचेन ने जल्दी से पुकारा, उसे रोक लिया गया। तीनों हंसते बोलते खाते रहे। हुओ शियानचेन की जानकारी बहुत गहरी थी, चाहे जो भी बात होती वो उसमें शामिल हो जाते, इसलिए माहौल बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। तीनों के बीच इतनी अच्छी ट्यूनिंग थी कि कुछ देर के लिए ये सीन एक असली परिवार जैसा लग रहा था। दरवाजा बंद नहीं था, तो जो भी वहां से गुजरता और अंदर से आती हंसी की आवाज सुनता, गर्दन खींचकर झांकने लगता। शियुमेई, कोई मेहमान आया है क्या? किसी ने खिड़की से झांकते हुए कहा। अंदर हुओ शियानचेन को देखकर सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? बड़ा जाना पहचाना लग रहा है, किसी ने जिज्ञासा से पूछा।
शियुमेई मुस्कुराते हुए बोली, जाना पहचाना लग रहा है। तो ठीक ही है। फिर आंखों में चमक के साथ सबको छेड़ते हुए बोली, अरे तुम सब जानते हो इन्हें? जरा सोचो तो सही, ये कौन है? इतना सुनते ही सबकी दिलचस्पी और बढ़ गई। हम जानते हैं। अब तो सबको अंदर जाकर नजदीक से देखना ही था। कुछ लोग तो भीड़ बनाकर कमरे में घुस गए। ये देख शियुमेई जल्दी से हुओ शियानचेन से बोली, घबराओ मत, तुम इन्हें बचपन से जानते हो। इतने में सब औरतें अंदर घुस आईं और पास आकर हुओ शियानचेन को गौर से देखने लगी। वो खड़ा होकर हल्का सा झुककर सबको आदाब करने लगा। सुनो सुनो, अब कुछ समझ आ रहा है, एक औरत जोर से बोली। सबकी नजर उसकी ओर चली गई। क्या ये टीवी वाला मूवी स्टार जैसा नहीं लग रहा? काफी देर सोचने के बाद उसने आखिर ये बात कह दी। उसकी बात सुनकर सब कुछ देर के लिए चुप हो गए। अरे नहीं नहीं, मूवी स्टार कहाँ, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा हैंडसम है, बगल वाली पड़ोसन ने तुरंत कहा। फिर सब बहस करने लगे, किसी को लगता मूवी स्टार जैसा है, किसी को लगता उससे भी अच्छा। हुओ शियानचेन ने नजरें झुका ली और अपने मन के जज्बात छुपा लिए। बस 10 साल में ही पुराने पड़ोसी उन्हें पूरी तरह भूल गए थे। लेकिन वो समझ सकता था, आखिर पहले से उनका रिश्ता इतना गहरा भी तो नहीं था, भूल जाना स्वाभाविक था। जब औरतें अब भी बहस में उलझी थीं, तो शियुमेई ने मामला खत्म करने के अंदाज में कहा, ये लिन शियान का बेटा है, हुओ यू। वो जानती थी कि हुओ शियानचेन अपने पिता का नाम नहीं सुनना चाहता, इसलिए उसने सिर्फ माँ का नाम लिया। ये सुनकर सब एक पल के लिए चुप रह गए, जैसे याद करने की कोशिश कर रहे हों कि लिन शियान कौन थी। फिर अचानक किसी के दिमाग में जैसे बल्ब जल गया। अरे, वो डायरेक्टर लिन की बेटी, लिन शियान। ये सुनकर सबके चेहरे पर पहचान की चमक आ गई। अब समझ आया कि इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। माँ बेटे की शक्ल तो एक जैसी ही है। फिर एक औरत ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसे हुओ साहब के घर गोद दे दिया गया था। अब यहाँ कैसे? हुओ शियानचेन जवाब देने ही वाले थे कि दूसरी आंटी ने बिना रुके सवालों की झड़ी लगा दी। तुम्हारे अंकल अच्छे से रखते थे न, इस बार क्यों लौटे हो? तुम्हारे पापा को पता है कि तुम वापस आए हो? उसकी दूसरी बीवी और जो औरत बाहर रखी थी, उनका क्या हाल है? सब बेतहाशा सवाल पूछे जा रहे थे, बिना ये सोचे कि हुओ शियानचेन के दिल पर क्या बीत रही होगी। सुना तो है, पर मैं बदलती तो नहीं। ये देखकर वो शियुमेई जल्दी से सबको बोली, अरे भाई, तुम लोगों को अगर रोज रोज थोड़ी बहुत चुगली न मिले तो चैन ही नहीं पड़ता क्या? कहते कहते उसने सबको दरवाजे की तरफ धक्का दिया। चलो चलो, अब अपने अपने काम करो, हमें तो अभी नाश्ता करना है। और बिना किसी परवाह के सबको बाहर निकालकर दरवाजा भी बंद कर दिया। बाहर खड़ी औरतें बड़बड़ाते हुए बोलीं, ये वो शियुमेई भी न, जरा सी बात बताने में क्या जाता है, हमें पूछने ही नहीं देती। हाँ बिल्कुल, अगर मैं आज ये बात साफ साफ न जानूं तो मुझे तो चैन ही नहीं मिलेगा। इतना कहकर उनमें से कुछ ने फिर दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। उन सबको पहले ही लग गया था कि आज की गपशप की टॉपिक तो मिल ही गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कमरे के अंदर जियांग युवान अभी भी सो रही थी, लेकिन बाहर की शोर शराबे ने उसे आधी नींद से जगा दिया। पहले तो उसने सोचा आज छुट्टी का दिन है, जरा देर और सो लूं। पर जब नींद खुली तो घड़ी देखी, अभी तो 7 ही नहीं बजे थे। थोड़ा झुंझलाकर वो उठ गई और बाहर आ गई। माँ, ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? जैसे ही बाहर आए, उसकी नज़र हु शेनचेन पर पड़ी, जो पहले से ही लिविंग रूम में बैठा था। हु शेनचेन ने उसे देखते ही मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग युवान। युवान ने उबासी लेते हुए बाल खुजाए और आलस भरे लहजे में बोली, तुम इतने सुबह सुबह उठकर क्या कर रहे हो? उधर बाहर खड़ी औरतें जैसे ही उसे देखती हैं, जोर से चिल्लाईं, अरे युवान, जरा आकर दरवाजा खोलना तो, हमसे बात कर ले। तब जाकर युवान ने नोटिस किया कि सब औरतें दरवाजे के बाहर ही खड़ी हैं। उसने अपनी माँ से हैरानी से पूछा, माँ, ये सब क्या तमाशा है? वो शियुमेई ने लंबी सांस ली और बोली, बेटी, इन लोगों को तू नहीं जानती क्या? इनका काम ही है दूसरों के बारे में खोजना पूछना। इतना कहते हुए उसने हु शेनचेन की तरफ इशारा किया। युवान सब समझ गई। असल में सब औरतें हु शेनचेन के बारे में जानने को ही बेताब थीं। वो शियुमेई थोड़ा खींचकर बोली, मुझसे ही गलती हो गई। क्यों मैं उन्हें बता बैठी कि ये कौन है? अब देख, सबकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो जानती थी इन औरतों की आदत, फिर भी हर बार भूल जाती थी। हु शेनचेन हल्की हंसी हंसकर बोला, कोई बात नहीं, सब तो मोहल्ले की आंटियां हैं, बचपन से मुझे जानती हैं। थोड़ा बहुत पूछ ले तो बुरा क्या है?
युवान ने उसे घूर कर देखा। तुम बहुत भोले हो, यकीन करो अभी तुमने जो भी कहा 2 घंटे के अंदर पूरी फैक्ट्री तक पहुंचेगा। हु शेनचेन उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। वो सच में नहीं जानता था कि इन औरतों की गॉसिप की स्पीड इतनी तेज है। तो फिर उन्हें बाहर ही रहने दो, हम आराम से नाश्ता कर लेते हैं। वो मुस्कुराकर बोला। वू शिमई ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। उसने देखा कि युवान पायजामा में बिखरे बालों के साथ ही बाहर आ गई है। तो उसने आंख दबाकर कहा, अरे युवान, पहले जा, मुंह हाथ धो, फिर आकर नाश्ता कर। युवान बस कहकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो कपड़े बदलकर वापस आए और सीधे टेबल पर बैठ गई। उसे हमेशा पहले नाश्ता करना अच्छा लगता था, फिर बाद में मुंह धोना। लेकिन हु शेनचेन बिल्कुल उल्टा था। उसके लिए सुबह सुबह मुंह हाथ धोना जरूरी, वरना वो कुछ खा ही नहीं सकता था। इसलिए जब उसने देखा कि जियांग युवान सीधे बैठ गई, तो वो थोड़ी देर के लिए समझ ही नहीं पाया कि कैसे रिएक्ट करे। जैसे ही जियांग युवान ने सिर उठाया, उसने उसे देखते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? हु शेनचेन ने होंठ खोले, फिर बंद कर दिए, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। वू शिमई अंदर ही अंदर झुंझला गई। चेहरे पर तो सच में आंख की मैल लगी है, पर फिर भी उसने हु शेनचेन के सामने कुछ नहीं कहा। जियांग युवान की ये बुरी आदत वो न जाने कितनी बार टोक चुकी थी। लेकिन वो तो जैसी है वैसी ही रहेगी, जो मन करे वही करेगी। कितनी भी बार सुन ले, बदलना उसे आता ही नहीं। वू शिमई बस बेबस होके रह गई। तो आज यहाँ किस काम से आए हो? जियांग युवान ने एक और बन खाकर मुंह साफ करते हुए पूछा। हु शेनचेन ने हाथ रोका, फिर उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुमने वादा किया था ना, छुट्टी के दिन मुझे सुजोऊ शहर घुमाने ले जाओगी। वो शुक्रगुजार था कि सुबह सुबह ही चला आया, वरना थोड़ी देर में तो वो फिर किसी काम में लग जाती और उसे ढूंढना भी मुश्किल हो जाता। जियांग युवान को अब याद आया। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, उसने धीरे से कहा। हु शेनचेन ने बेबसी से सिर हिलाया। भूल ही जाती है, क्योंकि शायद मैं उसके लिए उतना अहम नहीं। लगता है उसके दिल तक पहुंचने का सफर अभी लंबा है। मेज पर बैठे बाकी लोगों को हु शेनचेन के दिल की बातें कहाँ पता थी। वो बस मुस्कुराते हुए बोले, इन 2 सालों में जब तुम स्यूजोऊ में नहीं थे, शहर बहुत बदल गया है। अब सिटी सेंटर भी बहुत अच्छा बना है, थोड़ी देर में युवान तुम्हें वहां घुमा देगी। फिर उन्होंने जोड़ा, और हाँ, इन 2 दिनों में तुमने जो युवान की पढ़ाई में मदद की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। वू शिमई की ये बात सुनकर हु शेनचेन ने अनजाने में ही जियांग युवान की ओर देखा। जियांग युवान ने भी हल्की नजर से उसे देखा, जैसे कह रही हो चुप रहना, ज्यादा मत बोलना। हु शेनचेन ने अपने हाथों में रखी चॉपस्टिक को देखा, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, पहले उसने मेरी बहुत मदद की थी, अब ये बस मेरा छोटा सा बदला है। हु शेनचेन की ये बात सुनकर वू शिमई हंस पड़ी। अरे, ये नटखट लड़की तुम्हारी क्या मदद करेगी? अच्छा, मैं ही तुम्हें ट्यूशन फीस दे दूंगी। हु शेनचेन ने एक नज़र जियांग युवान की ओर डाली। उसकी आंखों के सामने वही पुराना दृश्य उभर आया। वो नन्ही सी, दूध सी मासूम बच्ची उसके आगे खड़ी होकर उन बड़े बच्चों से भिड़ गई थी, जो उसे सताते थे। शायद जियांग युवान के दिल में ये बस एक छोटी सी बात रही होगी, पर उसके लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी याद थी। उसकी बचपन की रक्षक, उसकी मुक्ति। राजधानी में बिताए उन सालों में वो इन्हीं यादों को थामकर जिया था। वो मुस्कुराया और वू शिमई से बोला, अगर ऐसा कह रही हो तो मुझे भी उसे एक्सपेरिमेंट फीस देनी चाहिए। आखिरकार वो मेरी पहली स्टूडेंट थी। वू शिमई उलझन में बोली, किस बात की फीस? हु शेनचेन ने हंसते हुए समझाया, अगर मेरे पास टीचिंग का तजुर्बा न होता, या अगर क्लास में मेरा बर्ताव ठीक न होता, तो मेरे स्टूडेंट्स मजाक उड़ाते। ये सब तो बस युवान की वजह से मुमकिन हुआ। उसने मुझे मेरी पहली प्रैक्टिस दी। उसकी ये बात सुनकर जियांग युवान के होंठ हल्के से खींचे, जैसे मुस्कान दबाकर रह गई हो, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? जियांग युवान ने हुआ शियानचेन की बात सुनी, हल्का सा सिर घुमाकर उसे देखा। होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो सोच रही थी, ये इंसान बाहर से तो बड़ा ही नर्म और शरीफ लगता है, लेकिन असल में लोगों को बहलाने फुसलाने का तरीका अच्छे से जानता है। तो फिर आंटी शियू, आगे से ट्यूशन फीस का जिक्र मत कीजिए।
अगर आपको नहीं लगता कि मैं युवान को बिगाड़ दूंगा तो उसे बेझिझक मुझे सौंप दीजिए। बोलते बोलते उसकी आवाज अचानक गंभीर हो गई, लेकिन उसके इन शब्दों का असली मतलब सिर्फ वही जानता था। वो शिवमेई मुस्कुराते हुए सिर हिलाए। हाँ हाँ, युवान तुम्हारे हाथ में है तो मुझे कोई चिंता नहीं। ये तो उसकी किस्मत है कि उसे तुम्हारे जैसा टीचर मिला। जियांग युवान ने फिर से उसे तिरछी नजर से देखा। वो भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा। वैसे परसों रात को जो तुमने 2 बड़े आलू भेजे थे ना, तुम्हारे अंकल वान और मैंने खाए, बहुत ही स्वादिष्ट लगे। ये कहते हुए वो शिवमेई को अचानक फिर आलूओं का ख्याल आया। अरे हाँ, मई में मैंने कुछ बेर की शराब और बेर का शरबत बनाया था। जब तुम लौटो तो थोड़ा अपने साथ ले जाना। स्कूल में अपने साथियों के साथ भी बांटना। हुआ शियानचेन की नज़र फिर से युवान पर चली गई। लग रहा था कि उसने ये सब बात अपने माँ बाप को कभी नहीं बताई। सब कुछ चुपचाप अपने दम पर किया, और ये जानकर कि सिर्फ वही इन बातों से वाकिफ है, हुआ शियानचेन के दिल में अजीब सी खुशी उठी। युवान को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो पहले से उसके आलू बेचने का राज जान चुका है। वो देख रही थी कि वो लगातार उसे घूर रहा है। उसने झट से आंख मारी और इशारा किया कि जल्दी से हामी भर दो। हुआ शियानचेन ने होश में आते ही मुस्कुराकर कहा, ठीक है। नाश्ता करने के बाद युवान ने खुद को संवारा और तैयार हो गई बाहर जाने के लिए। वो और हुआ शियानचेन साथ निकलने वाले थे। दरवाजे पर निकलने से पहले वो शिवमेई ने दो बड़े मटकों में बेर की शराब और शरबत उसके हाथों में पकड़ा दिए। ये खत्म करके ही अगली बार लेने आना। हुआ शियानचेन हंसते हुए बोला, मैं इन्हें शाम को ले जाऊंगा जब युवान को छोड़ने आऊंगा। अभी तो इन्हें रखने की जगह नहीं है। वो शिवमेई ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, सही बात है। साथ ही उन्हें ताकीद भी की, थोड़ा बाहर घूमो फिरो, दोपहर का खाना भी बाहर ही खा लेना, वापस आने की जरूरत नहीं। लेकिन रात को देर मत करना, खाना तो घर पर ही खाना है। ये कहते हुए उनकी नजरें बार बार हुआ शियानचेन की आंखों से मिल रही थी। वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। मुस्कुराते हुए उसने सिर हिला दिया। दरवाजे पर पहुंचते ही हुआ शियानचेन ने धीरे से युवान से पूछा, तुम्हारे घर में अभी आलू है क्या, जो तुम सड़क पर बेचती हो? अगर है तो अभी 2-4 साथ ले लो। युवान के कदम अचानक थिठक गए। उसने हल्की सी भान उठाए और शकभरी नजर से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता कि मैं आलू बेचती हूँ? असल में हुआ शियानचेन बस ये जानता था कि वो स्टॉल लगाती है, लेकिन बेचती क्या है ये नहीं। कभी पहले उसने पूछा भी था, पर युवान ने कुछ नहीं बताया। तो फिर उसे कैसे पता चला? सिर्फ इसलिए क्योंकि घर पर अभी अभी आंटी ने आलू का जिक्र कर दिया। हुआ शियानचेन शांत स्वर में बोला, उस दिन मैं यूं ही सिल्क फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था और मैंने तुम्हें वहां स्टॉल लगाते हुए देख लिया। युवान की आंखों में शंका और गहरी हो गई। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो? हुआ शियानचेन ने उसके चौकन्ने चेहरे को देखा और हंस पड़ा, फिर हल्के से सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है? ये कहते हुए उसने जियांग युवान को इशारा किया कि जाकर 2 आलू ले आए। युवान को लगा शायद वो बस चखना चाहता है, तो बिना कुछ बोले अपने कमरे में गई, कपड़े की थैली में 2 आलू डाले और बाहर आ गई। हुआ शियानचेन ने थैली पर नजर डाली, फिर उसे इशारा किया कि चलो। अभी वो नीचे पहुंचे भी नहीं थे कि नीचे खड़ी कुछ आंटियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। सही कहें तो वो सब असल में हुआ शियानचेन को घेर रही थी। अरे वाह, ये तो बचपन में कितना दुबला पतला और छोटा था, अब देखो कितना हैंडसम लग रहा है। सच कह रही हो, मुझे तो पहले जरा भी अंदाजा नहीं था। देखो तो जरा, इनकी भौहें, आंखें बिल्कुल लिन शिया की तरह। युवान ने इन लोगों की गॉसिप सुनी और बहुत चिढ़ गई। झट से बनावटी बेचैनी दिखाते हुए उसने हुआ शियानचेन से कहा, हो यू, जल्दी करो, टाइम निकल रहा है। फिर सबके पूछने से पहले ही वो मुस्कराकर बोली, आंटीज, माफ कीजिए, हमें थोड़ा काम है, आप सबको परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर उसने सीधा हुआ शियानचेन का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचते हुए नीचे ले गई। हुआ शियानचेन ने अपने पकड़े हुए हाथ पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान चमक उठी। आंटियां दोनों को ऐसे जाते देख और भी पीछे पीछे हो लीं। अरे युवान, अभी तो बात पूरी भी नहीं हुई थी, इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? बस 2 मिनट और। युवान ने उन्हें अनसुना किया और अपने कदम और तेज कर दिए। थोड़ी ही देर में दोनों नीचे आ पहुंचे। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? युवान ने जल्दी से पूछा। हुआ शियानचेन ने बाहर की तरफ इशारा किया।
बाहर है, गेट ब्लॉक था, इसलिए अंदर नहीं लाई। युवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसके साथ दौड़ते हुए बाहर निकल गई और कुछ ही देर में आंटियों को पीछे छोड़ दिया। लोहे के गेट के बाहर बाइक खड़ी थी। दोनों उसके पास आ गए। हो शियानचन ने सामने से एक हेलमेट निकाला और युवान की तरफ बढ़ाया। युवान कुछ देर उस हेलमेट को देखती रही। ये एकदम नया था और उसका रंग था गुलाबी, वही कलर जो छोटी लड़कियों को पसंद आता है। क्या ये उसने उसके लिए खास तौर पर खरीदा? उसने हल्के से सिर उठाकर हो शियानचन की पीठ को देखा। वो पहले ही अपना हेलमेट पहन चुका था। रियर व्यू मिरर से उसने उसकी उलझन भरी शक्ल देखी और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, सफर में सेफ्टी भी जरूरी है। उसकी बात सुनकर युवान ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप हेलमेट पहन लिया। बिल्कुल फिट बैठा, लेकिन मुझे पिंक पसंद नहीं है, युवान ने धीमे से कहा। बचपन से ही उसे ये कलर अच्छा नहीं लगता था। बस वो शिवमेई को लगता था कि छोटी लड़कियां क्यूट लगेंगी, इसलिए हमेशा उसे गुलाबी में सजा देती थी। हो शियानचन की पलकों ने हल्का सा झुकाव लिया, होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। सिर हिलाते हुए उसने धीरे से कहा, ठीक है, अगली बार ध्यान रखूंगा। फिर उसने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। पीछे बैठी युवान सोच में पड़ गई। अगली बार किस बात का ध्यान रखेगा? हो शियानचन ने मिरर से एक झलक उसकी तरफ डाली। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन की तस्वीर उसकी आंखों में साफ थी। और उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई। कोई बात नहीं, धीरे धीरे, हमारे पास बहुत वक्त है। थोड़ी देर में ही जियांग युवान ने देखा कि गाड़ी सीधे सीयू सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही है। स्कूल जा रहे हो? युवान ने जोर से पूछा। हो शियानचन ने बस हल्के से सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। युवान ने सोचा कि शायद उसे कोई काम होगा, इसलिए उसने और सवाल नहीं किया। जब वे यूनिवर्सिटी पहुंचे तो हो शियानचन मोटरसाइकिल लेकर सीधे कैंपस के अंदर चला गया। लेकिन वह हॉस्टल नहीं गया, बल्कि युवान को लेकर सीधा कैंटीन पहुंचा। कैंटीन? युवान थोड़ा चौंक गई। अभी तो नाश्ता किया था, फिर कैंटीन क्यों आ गए? कहीं इन्हें भूख तो दोबारा नहीं लग गई? उससे रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया। हो शियानचन ने बाइक रोकते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, झांग सुएहे का एक रिश्तेदार कैंटीन में काम करता है। कैंटीन अभी फलों की एक खेप खरीदना चाहता है। मैं सोचा तुम्हें ले चलूं। युवान की आंखों में एकदम से हैरानी झलक आई। हो शियानचन ने आगे कहा, अगर कैंटीन ने तुम्हारे आड़ू ले लिए तो तुम्हें रोज सड़क पर ठेला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तुम एक लड़की हो, रात को अकेले लौटना सुरक्षित नहीं है। ये कहते हुए उसने हाथ से इशारा किया, चलो अंदर चलते हैं। युवान थोड़ी देर को सन रह गई, लेकिन हो शियानचन ने उसे हल्के से खींचकर भीतर ले ही गया। क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, तो नाश्ते का वक्त होते हुए भी कैंटीन लगभग खाली था। झांग सुई पहले से एक कोने में बैठा था। जैसे ही उसने दोनों को आते देखा, तुरंत खड़ा हो गया और हाथ हिलाया। उसके सामने एक गोल मटोल से दिखने वाले मध्यम उम्र के अंकल बैठे थे। झांग सुई खड़ा हुआ तो उन्होंने भी मुड़कर उनकी तरफ देखा। हो शियानचन ने झांग सुई को देख लिया और युवान से कहा, वो रहे, चलो उधर चलते हैं। चलते चलते युवान धीरे से बोली, ये आड़ू मेरे क्लासमेट के रिश्तेदार के लगाए हुए हैं। बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होती, मुश्किल से 10-20 किलो रोज तोड़ पाते हैं। कैंटीन जितना बड़ा है, उसे शायद मेरी इतनी कम मात्रा पसंद न आए। हो शियानचन बिना रुके बोला, चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। असल में युवान को सबसे बड़ा डर दाम का था। बाहर वो आड़ू अभी भी अच्छे दाम पर बिक जाते हैं, लेकिन अगर कैंटीन को देने पड़े तो जाहिर है उन्हें सस्ता ही बेचना होगा। लेकिन चूंकि अब यहाँ तक आई थी तो उसने ठान लिया कि देख ही ले। दोनों जल्द ही झांग सुई के पास पहुंच गए। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए झांग सुई बोला, जियांग जी, हम फिर मिल गए। बस इतना कहते ही हो शियानचन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसकी आंखों में चेतावनी साफ दिख रही थी, जैसे कह रहा हो ज्यादा पास मत आना। लेकिन झांग सुई अनजान बनने का नाटक करता रहा और पूरे उत्साह से बोला, जियांग जी, आपको अपने कजिन से मिलवाता हूँ। आप भी उन्हें अंकल झांग ही कह सकती हैं। ये कैंटीन नंबर 1 के कॉन्ट्रैक्टर हैं। फिर उसने जियांग युवान का परिचय भी अपने अंकल को कराया। युवान ने हल्का सा झुककर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अंकल झांग, आप मुझे श्याओ जियान कह सकते हैं। अंकल झांग ने उसे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और नर्म लहजे में बोले, तुम तो बहुत छोटी लग रही हो, अभी भी पढ़ाई कर रही हो न?
जियांग युवान हल्के से सिर हिलाए। हाँ, अगले साल मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दूंगी। तो फिर अच्छी तरह पढ़ाई करना, कोशिश करना कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। अंकल झांग हंसते हुए बोले। जियांग युवान ने धीरे से जवाब दिया। थोड़ी देर औपचारिक बातें करने के बाद असली मुद्दे पर आ गए। आज तुम आलू लेकर आए हो? अंकल झांग ने सीधे पूछा। झांग सुई भी उम्मीद भरी नजरों से युवान की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसका कपड़े का बैग हो शेनचन के हाथ में था। उसने बैग अंकल झांग के सामने रखा और नरमी से बोला, देख लीजिए। अंकल झांग ने हाथ बढ़ाकर बैग उठाया। जैसे ही बैग खोला, रस भरे आलूओं की खुशबू एकदम सामने आ गई। अंकल झांग ने गहरी सांस ली, मानो उस महक ने उनके दिल को छू लिया हो। पास से देखा तो 2 आलू थे, सफेद में हल्की गुलाबी आभा लिए हुए, इतने आकर्षक कि देखते ही खाने का मन कर जाए। दोनों बिल्कुल बराबर, एकदम गोल, लगभग उनकी मुट्ठी से बड़े। इन आलूओं की शक्ल सूरत सच में कमाल की थी। अभी थोड़ी देर पहले झांग सुई बड़े गर्व से उनकी तारीफ कर रहा था, तब अंकल झांग ने मन में ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मगर अब देखकर लगा उसकी बातें बिल्कुल बड़ा चढ़ाकर नहीं थीं। तुम्हारे आलू वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये कौन सी किस्म है? अंकल झांग ने युवान की तरफ देखा। युवान ने होंठ भींच लिए। उसे खुद भी कहाँ पता था किस्म का नाम, बस इतना जानती थी कि ये स्पेस से निकले थे, तो उसने फौरन कह दिया, इस वैरायटी का नाम है लॉस्ट रियल्म। लॉस्ट रियल्म? मैंने तो कभी ऐसा नाम नहीं सुना। अंकल झांग ने हैरानी से कहा, फिर मुस्कराए। सच ही कहते हैं, हमारा देश इतना बड़ा है कि रोज कुछ नया सामने आता है। उन्होंने एक आलू उठाया और फिर युवान की ओर देखते हुए बोले, अगर मैं चख लूं तो? युवान खुश होकर बोली, बिल्कुल खा सकते हैं। ये सुनते ही अंकल झांग आलू लेकर पीछे किचन में गए, धोकर काटा और एक छोटी प्लेट में बाहर लाए। जैसे ही काटा, उसकी खुशबू इतनी मोहक थी कि वे खुद को रोक न पाए और एक टुकड़ा खा ही लिया। प्लेट लेकर लौटते हुए उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मिस्टी रियल्म पीच वाकई लाजवाब है। क्या ये किस्म हमारी सिटी में ही उगती है? युवान बस सिर हिलाकर रह गई, कुछ और नहीं बोली। अंकल झांग समझ गए वो ज्यादा बताना नहीं चाहती, तो उन्होंने भी पूछताछ नहीं की। उधर झांग सुई बिना झिझके एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल चुका था। वो तो कब से इस आलू का स्वाद लेने को बेताब था, अब मौका मिला तो भला क्यों छोड़ता। इसी बीच युवान ने धीरे से कहा, तो फिर हम दाम और सप्लाई की बात कर लेते हैं। अभी मैं एक आलू कुछ पैसों में बेचती हूँ और बिक्री भी अच्छी चल रही है। रोज दर्जनों बिक जाते हैं। झांग सुई उसे देखते ही रह गया। ये लड़की तो बड़ा चढ़ाकर बोल रही है क्या? रोज दर्जनों बेचती है मतलब रोज दर्जनों रुपए कमा लेती है। पूरा महीना ऐसे ही चले तो सैकड़ों रुपए। उनकी तरह के अफसरों की सैलरी भी कहाँ इतनी होती है। वो सोचने लगा, अगर एक छोटी सी लड़की इतना कमा सकती है तो मैं नौकरी क्यों कर रहा हूँ? क्यों न इसके साथ ही जुड़ जाऊं? अंकल झांग ने भी माथे पर बल डाले। छोटी बच्ची, दाम वाकई थोड़ा ज्यादा है। अंकल झांग बोले, विदेशी मेहमानों को जो आलू खिलाए जाते हैं वो भी शायद इतने महंगे न हों। उन्हें सच में याद था, स्टेट बैंक्वेट में उन्होंने आलू देखे थे। मगर युवान बिल्कुल शांत रही। मुस्कुराते हुए बोली, मुझे लगता है स्टेट बैंक्वेट वाले आलू भी मेरे आलूओं से अच्छे नहीं होंगे। अंकल झांग ने सिर हिलाया। सच कहे तो ये बात उन्हें भी सही लगी, क्योंकि उनके सामने रखे आलू उन सब से कहीं ज्यादा बेहतरीन थे। ये सुनकर अंकल झांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस जियांग युवान को देखते हुए बोले, तो फिर तू ही बता, कितने में बेचेगी? फिर हंसकर बोले, मैं और झांग सुई तो अपने अपने हैं, और तू भी तो झांग सुई की दोस्त है। अब मार्केट वाला दाम तो मत बोल, अंकल को थोड़ा सस्ता दे दे, ठीक रहेगा। जियांग युवान तो चाहती थी कि पहले वो खुद दाम लगाए, लेकिन जब उसने कुछ बोला ही नहीं तो मजबूरन खुद ही बोली, 70 पैसे किलो। वो सीधे सीधे सबसे कम दाम तो बोल ही नहीं सकती थी। थोड़ा तो मोलभाव की गुंजाइश छोड़नी पड़ती है। अंकल झांग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, लड़की, चलो झूठी सीधी बातें छोड़ते हैं। आधा तो मैं काटूंगा ही नहीं, 50 पैसे किलो, जितना है सब ले लूंगा, दाम की और बात मत करना। मंजूर है। जियांग युवान ने जल्दी दिमाग में हिसाब लगाया, अगर स्पेस वाला पेड़ रोज 75 आलू देता है तो रोज 35-36 रुपए कमा सकती है। ये तो ठेले लगाने से भी तेज कमाई है। उसने दिखावे में थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया, फिर जैसे बहुत सोच विचार करके बोली, ठीक है चलो। आवाज में बहुत झिझक थी, जैसे मजबूरी में मान गई हो।
हो शियानचन ने उसके ये छोटे छोटे नखरे साफ देख लिए और हंसी रोक न पाए। झांग सुई ने उसे देखा और आंखें घुमा दी। वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। देखो तो, मुस्कुराने का ढंग पूरा फिल्मी हीरो लग रहा है। बस फुल झील में लहरें उठ रही हैं। हो शियानचन ने उसकी आंखों की वो सफेदी देखी और अपनी मुस्कान जरा दबा ली। फिर हल्की नजर से उसे देखा। झांग सुई ने नजरें झटका दी और फिर ध्यान ही नहीं दिया। इधर जियांग युवान और अंकल झांग ने बाकायदा सौदा तय कर लिया। रोज 150 आलू 70 रुपये में। अंकल झांग बहुत साफ दिल और सीधे थे। जियांग युवान को अच्छा लगा तो उसने खुद ही 5 रुपये छोड़ दिए। सारा मामला निपटने के बाद अंकल झांग ने तुरंत उसे 20 रुपये एडवांस पकड़ाए और छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। जियांग युवान ने भी ज्यादा झिझक नहीं की, पैसे सीधे जेब में रख लिए। काम खत्म होते ही सब बाहर निकल पड़े। अंकल झांग उन्हें हंसते खिलखिलाते हुए दरवाजे तक छोड़ने आए और जाते जाते झांग सुई ने आड़ू लेना भी नहीं भुलाया। कटे हुए वाला भी उसके हिस्से में गिना गया। कैफेटेरिया से बाहर निकलते ही हो शियानचन ने जियांग युवान से पूछा, अब कहाँ चलना है? जियांग युवान ने थोड़ा सोचा और बोली, तो चलो पहले सिटी सेंटर घूम आते हैं। इन सालों में शहर का सबसे ज्यादा बदलने वाला इलाका वही तो था। सिटी सेंटर? अरे कल ही तो गई थी वहां, आज फिर क्या काम है? झांग सुई ने रस भरे आड़ू का कौर लिया और मुंह में भरा जूस टपक पड़ा। मंच तोड़ने में ये बंदा सबसे आगे है। जियांग युवान ने हल्की तिरछी नजर से हो शियानचन को देखा, लेकिन हो शियानचन को जरा भी झेप नहीं हुई। उसने उस तोड़फोड़ करने वाले झांग सुई की तरफ देखा, फिर बेहद नरमी से बोला, कल तो बस गुजरे थे वहां से, ढंग से घूमे नहीं। आज थोड़ा घुमा लो ताकि जगह की पहचान हो जाए। जियांग युवान ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो चलो। आखिर उसने उसका बहुत बड़ा एहसान उतारा था और एहसानमंद लोग नाजुक पलों में मुस्कुराकर बस साथ चल देते हैं। वो उसकी छोटी सी ख्वाहिश मान ही गया। दोनों साथ साथ मोटरसाइकिल खड़ी करने वाली जगह की तरफ चले। बिल्कुल बेक झांग सुई भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। 2 कदम चलते ही हो शियानचन रुक गया। उसने मुड़कर उसे घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, तू अब तक क्यों पीछा कर रहा है? शहर के सेंटर तक चल रहा हूँ। झांग सुई ने भौहें चढ़ाई। क्यों? क्या शहर का सेंटर तुम्हारे बाप दादे की जागीर है? तुम जाओ तो ठीक, मैं जाऊं तो मना। बोलते बोलते उसने चेहरे पर एक बनावटी हंसी भी डाल दी। हो शियानचन की आवाज बस हल्की सी ऊंची हुई थी, लेकिन वही एक लफ्ज झांग सुई की गर्दन तक ठंडी हवा की तरह चुभ गया। वो घबराकर हंसने लगा। अरे मजाक कर रहा था, वैसे भी मुझे कुछ काम है। फिर उसने जियांग युवान की तरफ मुड़कर कहा, तो मैं चलता हूँ छोटी बहन जियांग, बाद में मिलते हैं। ये कहकर वो भागा सा वहां से निकल गया। उसे डर था कि अगर धीरे चला तो हो शियानचन उसे पकड़ लेगा, क्योंकि सच्चाई ये थी उसका चेहरा, उसकी मुस्कान सब नकली थे। सिर्फ जियांग युवान के सामने ही वो ऐसे बसंती हवाओं जैसा दिखता था। आज मदद की थी, शाम को खाना मेरी तरफ से। जियांग युवान ने ऊंची आवाज में उसे रोकना चाहा। झांग सुई ने तुरंत सिर हिलाते हुए हंसकर कहा, तुम्हारे बुलाए खाने पर मैं जाऊं? अगर चला गया तो शायद कल सूरज न देख पाऊं। वैसे भी उसने तो ज्यादा मदद की ही नहीं थी। जियांग युवान खुद ही बात संभाल गई थी। बोलते बोलते उसने हो शियानचन को एक मतलब भरी नजर डाली, जैसे कहना चाहता हो, अगर गया तो ये मुझे जिंदा छोड़ देगा क्या? जियांग युवान उलझ गई। मैं इतनी डरावनी हूँ क्या? हो शियानचन ने कंधे उचकाए। योजक चिन्ह, ये लड़का हमेशा ही बेसिर पैर की बातें करता है, इसे सीरियस मत लेना। वो बस हल्का सा सिर हिलाकर चुप हो गई। हो शियानचन उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर के सेंटर ले आया। कल ही वो यहाँ घूम चुका था, इसलिए जगह उसे पता थी, लेकिन उसने ऐसे जताया जैसे पहली बार देख रहा हो। कितना बदल गया है न? युवान मुस्कुराकर बोली, जब मैं छोटी थी तब इतनी चौड़ी सड़कें कहाँ थीं? तब तो ज्यादातर साइकिलें ही दिखती थीं। अब देखो गाड़ियाँ, टैक्सी, मोटरसाइकिल और ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। 70 के दशक में यहाँ की सबसे ऊंची इमारत सिर्फ 5 मंजिला डिपार्टमेंटल स्टोर था। वो रास्ते चलते चलते उसे सब बताती रही और हो शियानचन हर बात को गंभीरता से सुनता रहा। सुबह से दोपहर हो गई। युवान उसे एक रेस्टोरेंट में लाए और बोली, आज यही खाते हैं, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है, तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है। हो शियानचन ने सिर हिलाया। क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, इसीलिए युवान ने लंच अपनी तरफ से देने का कहा।
हो शियानचैन बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा। दोनों बैठ गए। मेन्यू उठाकर युवान ने पूछा, तुम्हें क्या पसंद है? पहले जैसा ही खाओगे? फिर खुद ही हंस दी। अरे, ये भी कोई सवाल हुआ? इतने साल राजधानी में रहकर तुम्हारा टेस्ट तो बदला होगा ना? थोड़ा सोचकर फिर बोली, सुना है वहाँ के खाने बहुत मीठे होते हैं, तो क्यों न मीठा सा कुछ मंगवा लें? नहीं, उसने सिर हिलाया, मेरे स्वाद में कोई बदलाव नहीं आया। जैसा पहले था वैसा ही है। युवान बस मुस्कुरा दी और ऑर्डर कर दिया। 3 डिश और 1 सूप। सब वही जो हो शियानचैन को सबसे ज्यादा पसंद थे। हो शियानचैन ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्की चमक आ गई। धीरे से पूछा, तुम्हें अभी भी याद है? जियांग युवान ने हल्का सा सिर हिलाया। बस इतनी सी याद है। पहले अक्सर हुआ शियानचैन उनके घर खाना खाता था, इसलिए उसे कुछ बातें अब भी याद थी। उसकी बात सुनकर हुआ शियानचैन के होठों के किनारे अनजाने में ऊपर उठ गए। दोपहर का खाना खत्म होने के बाद जियांग युवान उसे लेकर आसपास घूमने निकल गई। असल में वो खुद भी कई सालों से यहाँ नहीं आई थी, लेकिन जगह की यादें गहरी थी, इसलिए वो भी आराम से हुआ शियानचैन को घुमाने लगी। हालांकि बाहर से लग रहा था कि वो उसे घुमा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नज़रें लगातार दुकानें देख रही थी, कहीं कोई खाली दुकान किराए पर मिल जाए। सोच रही थी कि अभी खोलने का इरादा नहीं भी हो तो पहले देख लेना बुरा नहीं हो। शियानचैन ने गौर किया कि उसकी नज़रें बार बार दुकानों पर टिक रही हैं, तो धीरे से पूछा, क्या ढूंढ रही हो? जियांग युवान ने बस हल्के से सिर हिला दिया, कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद हुआ शियानचैन ने ध्यान से उसकी हरकतें देखी और जल्दी ही समझ गया, वो शायद किराए पर दुकान ढूंढ रही है। तुम दुकान किराए पर लेना चाहती हो? उसने साफ पूछा। जियांग युवान चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब छिपाने की जरूरत नहीं थी। आगे का कोई प्लान बनाया है? उसने फिर पूछा। जियांग युवान ने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत सोचा है। शायद माँ के लिए कोई छोटा मोटा धंधा करवा दूं। ये सुनकर हुआ शियानचैन की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन आंटी शिव तो अभी अच्छे से काम कर रही है ना? क्या वो नौकरी छोड़ देंगी? जियांग युवान के होंठ हल्के से खींचे। अभी तो ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। फैक्ट्री का हाल अच्छा नहीं है, बहुत से मजदूर खाली बैठे रहते हैं, इसलिए आगे के लिए प्लान करना ही पड़ेगा। हो शियानचैन वाकई हैरान था। ये सब तो वो और उसके साथी मार्केट रिसर्च करके समझते थे कि आगे बेरोजगारी बढ़ने वाली है, लेकिन एक छोटी सी लड़की ये सब इतनी दूर की सोच रही है, ये उसने नहीं सोचा था। ज्यादातर मजदूर तो यही मानते हैं कि छंटनी बस सामान्य सी बात है, थोड़े बहुत लोग घर बैठते हैं, लेकिन असल में तो ये आने वाली बड़ी लहर की शुरुआत थी। जियांग युवान ने उसकी तरफ देखा। वो पूछ बैठा, क्या तुम्हें ये सब माँ पापा ने बताया है? जियांग युवान ने सिर हिलाया। नहीं, वो उसे समझाना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। बस धीरे से बोली, बस मेरा एहसास है। उसकी आंखों में सवाल देखकर उसने और जोड़ा, माँ का हाल ही में एक महिला वर्कर से झगड़ा हो गया था और उन्हें बड़ी सजा मिली है। मुझे लगता है वो शायद अगली छटनी की लिस्ट में हो। ये सुनकर हुआ शियानचैन चुप हो गया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम बहुत दूरदर्शी हो। फिर कुछ सोचकर उसने जोड़ा, मेरे पास तुम्हारी तुलना में ज्यादा समय रहता है, मैं तुम्हारे लिए ध्यान रखूंगा। जियांग युवान थोड़ा हिचकी, उसकी तरफ देखकर धीरे से बोली, इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी? हो शियानचैन तो बस यही चाहता था कि जियांग युवान हर रोज उससे उलझे, उसे कहाँ कोई परेशानी लग रही थी, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं तो दिन में फ्री ही रहता हूँ, क्लास भी अभी शुरू नहीं हुई। जियांग युवान ने थोड़ी देर सोचा, फिर हल्का सा सिर हिलाकर बोली, तो फिर तुम्हें तकलीफ दूंगी? ये सुनकर हो शियानचैन के दिल में हल्की खुशी उतर आई। मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें तकलीफ कैसी, दोस्ती में मदद करना तो आम बात है। दोपहर की धूप बहुत तेज थी। हो शियानचैन ने देखा कि जियांग युवान का चेहरा लाल हो गया है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और धीरे से बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। वो कैंटीन की तरफ चला गया और लौटकर आया तो हाथ में 2 मिनरल वाटर की बोतलें और एक आइसक्रीम थी। उसने पैकिंग खोली और आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ा दी। जियांग युवान उस वक्त सचमुच गर्मी से बेहाल थी, उसने बिना संकोच के आइसक्रीम ले ली। तुम क्यों नहीं खा रहे? उसने तिरछी नजर से पूछा। हो शियानचैन हल्का सा मुस्कुराया, मुझे कभी पसंद नहीं रही। जियांग युवान ने बस सिर हिला दिया। दोनों सड़क किनारे बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगे।
आइसक्रीम खत्म करने के बाद हो शियानचेन ने बोतल आगे बढ़ाई। जियांग युवान ने एक घूंट लिया, लेकिन मन ही मन सोचा ये पानी उसकी स्पेस वाली कुएं के पानी के आगे कुछ भी नहीं। उसके दिल में एक ख्याल आया, कभी पैसे हुए तो वो अपने कुएं के पानी का ब्रांड बनाएगी। ये सोचते ही उसकी आंखों में एक चमक उतर आई, पैसे कमाने की चाह और भी बढ़ गई। हो शियानचेन ने घड़ी देखी और धीरे से बोला, गर्मी बहुत ज्यादा है, क्यों न कोई मूवी देख ले। जियांग युवान तो कभी सिनेमा हॉल में मूवी देखने नहीं गई थी। स्कूल में जो फिल्में दिखाई जाती थी ज्यादातर युद्ध पर ही होती, इसलिए जैसे ही उसने ये सुना उसकी आंखें चमक उठी। ठीक है। दोनों साथ साथ सिनेमा की तरफ बढ़े। जियांग युवान टिकट लेने वाली थी, लेकिन हो शियानचेन पहले ही लाइन में लग गया। वो थोड़ी झिझकी, लंच भी तुमने ही कराया, आइसक्रीम और पानी भी, मूवी की टिकट मुझे लेने दो। हो शियानचेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज तो मैं ही तुम्हें घुमा रहा हूँ, खर्चा भी मेरा होगा। अगली बार तुम बुला लेना। असल में उसके मन में यही था कि अगली बार का बहाना तो मिल ही गया, लेकिन चेहरे पर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। जियांग युवान ने सोचा और फिर मान गई, ठीक है, अगली बार। हो शियानचेन होठों पर हल्की मुस्कान लिए बस सिर हिलाता रह गया। उस वक्त फिल्मों की कमी थी तो दोनों ने एक फीचर फिल्म चुन ली, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, शायद पिछली रात देर से सोने की वजह से, जियांग युवान को नींद आ गई। हो शियानचेन शुरू में तो फिल्म देख रहा था, लेकिन अचानक हल्की सी खर्राटे की आवाज आई तो उसने उसकी तरफ देखा। उसका सिर पीछे कुर्सी पर टिक गया था, बाल थोड़े बिखरे हुए जो उसके गोरे चेहरे को ढक रहे थे। सिनेमा हॉल में हवा कम थी, बस ऊपर लगे कुछ पंखे ही घूम रहे थे। भीड़ के बीच गर्मी और भी ज्यादा लग रही थी। उसके माथे पर हल्की सी पसीने की परत चमक रही थी। उस पल हो शियानचेन की नजरें उस पर थम गईं, उसकी मासूम थकी हुई सूरत को देखता रहा और उसके दिल में एक अनकही कोमलता भरती चली गई। उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना आकर बूंदों में बदलने लगा था, जो धीरे धीरे आंखों तक पहुंच गया। वैसे तो उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थीं, लेकिन उस वक्त वे कसकर बंद थीं। पलकों पर पसीने की बूंद ठहर गई थी और उसकी बरौनियां हल्की हल्की कांप रही थीं। ये देखकर हो शियानचेन ने पीछे मुड़कर सिनेमा हॉल के अंदर नजर दौड़ाई। पास ही 30-32 साल की एक औरत अपने हाथ का पंखा झल रही थी। वो झुककर धीरे से बोला, कॉमरेड, आप मुझे अपना पंखा बेच देंगी? औरत ने उसकी तरफ देखा, फिर तिरछी मुस्कान दी और बोली, पंखा चाहिए तो बाहर जाकर खुद खरीद लो। इतना कहकर उसने फिर से पर्दे पर ध्यान लगाया, जैसे उसे कोई मतलब ही न हो शियानचेन चुप रहा, फिर अपनी जेब से 5 युआन का नोट निकालकर उसके सामने रखा। औरत की आंखें फटी रह गईं। एक टूटा फूटा पंखा 5 युआन में खरीदेगा? तुम्हें दिमाग तो नहीं खराब है? या तुम सोचते हो मैं पागल हूँ? उसने झुंझलाकर उसे घूरा और सीधे मुंह फेर लिया। आखिरकार हो शियानचेन उठकर बाहर चला गया। थोड़ी देर में वापस आया, हाथ में नया पंखा था। वो चुपचाप जियांग युवान के पास बैठा और धीरे धीरे उसे हवा करने लगा। पहले तो युवान ठीक से सो भी नहीं पा रही थी, लेकिन अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसके पूरे जिस्म में जैसे सुकून उतर गया। उसने करवट बदली, आराम से कोई जगह पकड़ी और फिर गहरी नींद में चली गई। फिल्म 2 घंटे से भी ज्यादा चली। लगभग पूरे समय वो सोई रही और हो शियानचेन बिना थके उसे पंखा झलता रहा। लोग हॉल से निकल गए, तब जाकर उसने उसे हल्के से जगाया। नींद से भरी आंखें खोलते ही युवान बुदबुदाए, माँ, कितने बजे हैं? अभी सुबह नहीं हुई। वो अब भी समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ है, लेकिन जैसे ही आंखें पूरी खुली, उसने खुद को सिनेमा हॉल में देखा और सामने हंसी दबाते हो शियानचेन को। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। कितनी शर्म की बात थी। उसने जल्दी से मुंह पोंछा और हड़बड़ाते हुए बोली, सॉरी, मैं तो बस सो गई थी। हो शियानचेन हल्का मुस्कुराया, सिर्फ सोई नहीं, बहुत आराम से सोई हो। उसकी बात सुनकर युवान और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। उसने उसकी तरफ देखना भी बंद कर दिया और जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। फिल्म खत्म हो गई, तो चलो घर चलते हैं, उसने जल्दी में कहा और तेजी से बाहर बढ़ गई। उसका मन बार बार कह रहा था, कितना बेवकूफ़ी भरा लग रहा होगा। फिल्म देखने आई थी और 2 घंटे की नींद मार दी। पता भी नहीं चला कब सो गई। पीछे से उसकी जल्दीबाजी देखकर हो शियानचेन हंसी रोक न सका। बाहर निकले तो सूरज ढल चुका था। उसने घड़ी देखी और धीरे से बोला, काफी देर हो गई है, क्यों न तुम पहले घर चली जाओ? युवान ने सिर हिलाया, असल में मैं तो तुम्हें घुमाने लाना चाहती थी, पर मैं तो बस सोती ही रह गई।
उसने झेपते हुए माफी मांगी। हुओ शियानचेन को कोई फर्क नहीं पड़ा, धीरे से बोला, अगली बार मौका मिले तो साथ निकलेंगे। जियांग युआन ने एक नज़र तिरछी डालकर उसकी तरफ देखा, होंठ खुले जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर आखिरकार कुछ बोली नहीं। मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों तेजी से घर लौट आए। लोहे के गेट के बाहर बाइक रोकी। हुआओ शियानचेन के पास अंदर जाने का इरादा नहीं था। युआन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वो पीछे मुड़ा, उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं ऊपर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। युआन समझ नहीं पाए, फिर भी चुपचाप बाइक से उतर गई। उसने हेलमेट उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, तो तुम जरा रुकना, मैं ऊपर से तुम्हारे लिए बेर की वाइन ले आती हूँ, उसने कहा। मगर हुआओ शियानचेन ने जल्दी से उसे रोक लिया। जरूरत नहीं, आज नहीं लूंगा, अगली बार आकर ले जाऊंगा। उसके लहजे में हल्की सी खुशी थी, जैसे अगली मुलाकात का बहाना ढूंढ लिया हो। युआन ने बस सिर हिला दिया और धीरे से बोली, ठीक है, फिर रास्ते में संभल कर जाना। वो हामी भरते हुए बाइक घुमाकर निकल गया। युआन उसकी पीठ देखती रही, फिर मुड़ी और सीढ़ियां चढ़ गई। ऊपर पहुंचते ही उसे समझ आ गया कि वो इतनी जल्दी क्यों चला गया। कमरे में बैठी सारी आंटियां उसका इंतजार कर रही थीं। उसने हल्की सांस छोड़ी। उसे देखते ही सबने हाथ हिलाकर बुलाया, युआन, इधर आओ। वो बनावटी मुस्कान लेकर बोली, आप लोग व्यस्त हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप बातें कीजिए। और फिर किसी के रोकने से पहले ही भाग खड़ी हुई। मजाक नहीं था, अगर अभी न भागती तो आंटियां उसे पकड़कर जाने कितने सवाल पूछती। उसने कदम तेज कर दिए। जैसे ही सीढ़ियां उतरी, सामने से जिगमेजू आती दिखी। सफेद ड्रेस पहने, लंबी सी, बिल्कुल किसी घमंडी सफेद हंस जैसी लग रही थी। साथ में दो लड़कियां थीं, हंसते बोलते चल रही थीं। हाथ में छोटा सा बैग था, शायद शॉपिंग से लौट रही थी। युआन को देखते ही उसकी नज़र तेज हो गई। ठुड्डी हल्की उठाए और उन दोनों लड़कियों से घमंडी अंदाज में बोली, तुम दोनों के साथ खेलना कितना मज़ेदार है, अब से रोज मिलकर खेलेंगे, मान गई न? कहते वक्त उसने युआन की तरफ तिरछी नजर डाली। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। समझ गई कि ये बात दरअसल युआन को चुभाने के लिए बोली गई थी। वो दोनों जानती थी कि इन दिनों युआन और मेजू की बनती नहीं है। बेचारगी से मुस्कुराकर उन्होंने युआन की तरफ देखा। उनके चेहरों पर साफ लिखा था, इन दोनों की लड़ाई में हम न फंसे। मगर युआन ऐसे निकली जैसे सुना ही न हो। वो सीधे आगे बढ़ गई। मेजू के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हुई, आंखों में गुस्सा भर गया। जियांग युआन, रुक जा, उसने गुस्से से चिल्लाया। युआन ने जैसे कुछ सुना ही न हो, बस अपने रास्ते बढ़ती रही। उसकी बेरुखी से मेजू का चेहरा हरा पड़ गया। गुस्से में पांव तेजी से बढ़ाते हुए वो उसके पास पहुंची और ऊंची आवाज में बोली, तेरे घरवालों ने पहले मुआवजा देने की हामी भरी थी, अब मुकर गए, एक पैसा भी नहीं देंगे। क्या तू घर के अंदर से झगड़ा भड़का रही है? योजक चिन्ह। जियांग युआन ने कदम रोक दिए, जरा तिरछी नजर से जिगमेजू को देखा और सीधा पूछा, जिगमेजू, दिमाग खराब हो गया है क्या? नुकसान क्यों नहीं भर रही हो? तुम्हें मालूम नहीं? जिगमेजू के चेहरे का भाव एक पल को डगमगाया, फिर गले को अकड़ा कर बोली, मुझे तो लगता है तुम्हारे घरवाले ही पलटी मारना चाहते हैं। जियांग युआन अब उससे और बहस करने के मूड में नहीं थी। उसने बेपरवाही से कहा, हाँ ठीक है, हम पलटी मारना चाहते हैं, अब तू क्या करेगी? उसकी इतनी साफ साफ बात सुनकर जिगमेजू हक्का बक्का रह गई। पल भर को कुछ बोल ही नहीं पाई। जियांग युआन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, अगर कोई काम नहीं है तो घर चली जा, बाहर मत भटका कर। इतना कहकर वो पैर बढ़ाकर निकल गई। पीछे खड़ी जिगमेजू गुस्से से कांप रही थी। दिल जैसे टीस गया हो, ये लड़की कितनी बदल गई है। पहले तो हर वक्त मेरे पीछे पीछे घूमती थी, और अब जैसे मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। ये सोचते ही उसके मन में बेचैनी और बढ़ गई। वो जोर से चिल्लाए, क्या लगता है तुझे कि मैं तेरे बिना रह नहीं सकती? बता दूं, मेरे पास बहुत दोस्त हैं, तू अकेली नहीं है। पर जियांग युआन ने जैसे सुना ही नहीं। उसका कदम और तेज हो गया। जिगमेजू तब तक मुड़ी ही नहीं, जब तक उसकी पीठ आंखों से ओझल न हो गई। और तभी मन ही मन कसम खाए, अब कभी बात नहीं करूंगी इससे। योजक चिन्ह। जियांग युआन बाहर देर तक भटकती रही। जब आसमान अंधेरा होने लगा, तभी घर लौटी। घर की औरतें उससे पहले ही जा चुकी थीं। उसे देखकर शिमे हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ उस वक्त तू भाग गई थी,
वरना सब तुझसे ही सवालों की झड़ी लगा देती। फिर उसने पीछे झांका और पूछा, अरे वो कहाँ है? जियांग युवान ने लापरवाही से कहा, वो जा चुका है। अरे नालायकी, मैंने तो कहा था उसे साथ लेकर आ, रात को यही खाना खिलाएंगे। वू शिमेई ने हल्की सी शिकायत की। जियांग युवान ने कंधे उचका दिए। काम था उससे, पहले ही लौट गया। अच्छा, वरना मैंने तो सोचा था उसे रात का खाना यही खिलाऊं और जाते जाते कुछ प्लम वाइन भी दे दूं। अगली बार सही, जियांग युवान ने जवाब दिया। ठीक है, फिर अगली बार। इतना कहकर वू शिमेई खाना बनाने में लग गई। कुछ याद आते ही पलटी और बोली, कल कोई काम तो नहीं है न? चलो नानी के घर चलते हैं। जियांग युवान ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। योजक चिन्ह। रात को बिस्तर पर लेटी तो नींद आई ही नहीं। आखिरकार दोपहर में ही तो सो ली थी। नींद न आई तो किताब उठा ली। पढ़ते पढ़ते आधी रात हो गई। थोड़ी झपकी आई तो मेज पर ही सिर टिका कर सो गई। नींद में उसे ऐसा लगा जैसे कोई चेहरा छू रहा हो, गीला सा एहसास। वो झटके से जाग गई। चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। हाथ से गाल को छुआ, वो चिपचिपा एहसास अब भी मौजूद था। ये उसका वहम नहीं था। कहीं ये मेरी ही लार तो नहीं, उसने सोचा। ये सोचकर धीरे धीरे उठी और आईने की तरफ बढ़ गई। जियांग युवान ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। क्या सच में ये मेरी ही भ्रांति थी? उसने मन ही मन सोचा। ये सोचकर वो फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई, नींद लेने की कोशिश करने लगी। उसने आंखें बंद कर लीं, जैसे सो गई हो, लेकिन इस बार अजीब सा एहसास दोबारा नहीं हुआ। जियांग युवान ने अंदाजा लगाया कि शायद ये सपना देखने की वजह से हुआ होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे नींद में चली गई। योजक चिन्ह। सुबह सुबह वू शिमेई ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। सोई हुई जियांग युवान आवाज सुनते ही जल्दी से स्पेस से बाहर निकल आए और दरवाजा खोल दिया। जल्दी नाश्ता कर लो, मौसम ज्यादा गर्म होने से पहले ही निकलते हैं, वू शिमेई ने धीरे से कहा। जियांग युवान ने नींद भरी आंखें खोली, एक जोरदार जम्हाई ली और हल्के से सिर हिलाया। नाश्ता करने के बाद तीनों लोग दादी के घर के लिए निकल पड़े। योजक चिन्ह। दादी का घर सुजो शहर के दक्षिण में एक छोटे कस्बे में था, शहर से काफी दूरी पर। इसलिए वो लोग सीधे शहरी ग्रामीण मिनीबस से निकले। लगभग 40 मिनट की उबड़ खाबड़ सवारी के बाद गाड़ी कस्बे में पहुंची। काफी समय बाद कस्बे में लौटकर जियांग युवान अपने आसपास की जानी पहचानी जगहों को देखकर थोड़ी उत्साहित हो गई। वू शिमेई ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, पिछले महीने ही तो आए थे, फिर इतनी खुशी किस बात की? जियांग युवान बस हल्के से सिर हिला दी, कुछ बोली नहीं। योजक चिन्ह। गाड़ी से उतरने के बाद तीनों दादी के घर की ओर पैदल चल पड़े। अभी घर के पास ही पहुंचे थे कि आंगन से तेज आवाजें आने लगी। तुमसे कहा था न बच्चे का ध्यान रखना, हम दिन भर बाहर काम में मरते रहते हैं, घर पर तुम क्या कर रही थी? बच्चे को अस्पताल तक पहुंचा दिया तुमने। ये चिल्लाने की आवाज उसके मामा की थी। आवाज के साथ साथ एक छोटे बच्चे के रोने की भी आवाज आ रही थी। वू शिमेई का चेहरा तुरंत तन गया। उसने वान झिक्सिन की ओर देखा, दोनों ने नजरें मिलाई और कदम तेज कर दिए। जियांग युवान भी जल्दी से पीछे पीछे आंगन में घुस गई। योजक चिन्ह। अंदर का नजारा बिखरा हुआ था। मामा अपनी माँ पर बरस रहे थे, मौसी कोने में बैठी हुई अपने बेटे को सीने से लगाए थी और नाना भी दादी को दोष दे रहे थे। वू शिमेई आगे बढ़ी, गुस्से में मामा को धक्का दिया और डांटते हुए बोली, वू युजिन, तुम्हें हो क्या गया है? ये तुम्हारी माँ हैं, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, और तुम इन्हीं पर चिल्ला रहे हो। अभी तक मामा बिना रुके चिल्ला रहे थे, उन्हें तक पता नहीं चला कि कोई आ गया है। धक्का लगते ही वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। वू शिमेई तुरंत अपनी माँ के पास पहुंची, उन्हें पीछे कर लिया और चिंतित होकर पूछा, माँ, आप ठीक तो हैं? आंखों में आंसू लिए वान माओजिन ने सिर हिलाया कि वो ठीक है, फिर रोते हुए बोली, सबसे जरूरी है कि कीकी को तुरंत हेल्थ सेंटर ले चलो। वू शिमेई ने तभी पहली बार नीचे बैठे छोटे भांजे की तरफ ध्यान दिया। वो अभी 7 साल का भी नहीं हुआ था, घर का इकलौता पोता, जिस पर सब जान छिड़कते थे। लेकिन इस वक्त उसकी पीठ पर कपड़े उठे हुए थे, पूरी पीठ लाल जल चुकी थी। पास ही टूटा हुआ गर्म पानी का बोतल पड़ा था, यानी वो बुरी तरह से जल गया था। मौसी की आंखें सूजी हुई थी, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वो आंसुओं के बीच दादी को घूरते हुए बोली,
मैंने कल तुमसे 2 बातें क्या कह दी, तुमने बच्चे पर गुस्सा निकाल दिया। वांग माओझेन ने बहू के इल्जाम सुने तो चेहरा पीला पड़ गया, सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने तो कल की बात दिल पर लिया ही नहीं। मुझे तुमसे कोई गुस्सा भी नहीं था, फिर मैं क्यों अपना गुस्सा कीकी पर निकालूंगी। वो शिवमेई को सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब उसकी माँ को गलत ठहराया गया। वो तुरंत भाभी की तरफ मुड़ी और बोली, तुम्हें बोलने की बहुत आदत है। हाँ, बच्चा तुमने पैदा किया है, पर क्या कभी एक दिन भी संभाला है? इतने सालों से मेरी माँ ही सब कर रही है। तुम्हें पता है उन्होंने उसे कैसे पाला है? हाथों में ऐसे संभाला कि कहीं गिर न जाए, मुंह में ऐसे रखा जैसे पिघल न जाए। कभी एक कड़ा शब्द तक नहीं बोला, और तुम कह रही हो कि वो बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हैं। वांग माओझेन ने भी जल्दी जल्दी सिर हिलाया। हाँ, कीकी को चोट लगी तो मेरा दिल सबसे ज्यादा टूटा है। काश ये दर्द मैं सह लेती, उसके हिस्से में न आता। इतना कहते कहते उन्होंने रोते हुए कीकी की तरफ देखा और चुपके से आंसू पोंछ लिए। जियांग युवान ने सबके चेहरे देखे, किसी ने भी दादी के लिए एक शब्द नहीं कहा। यही साबित करता है कि इस घर में दादी की कितनी छोटी हैसियत है। अभी किसी को दोष देने का वक्त नहीं है। सबसे जरूरी है कि बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाओ। अगर और देर हुई तो इलाज मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी वक्त वान झिशन आगे आया और बोला। उसके कहते ही सब जैसे होश में आए और कीकी को पीठ पर लादकर जल्दी जल्दी बाहर निकल गए। उनके जाते ही दादी फूट फूट कर रो पड़ी। शिवमेई, माँ से सच में गलती नहीं हुई। मैं तो बस केतली लेकर बाहर आ रही थी कि कीकी सामने से टकरा गया। मुझे संभलने का भी वक्त नहीं मिला और केतली हाथ से छूट गई। गर्म पानी पूरा उसी पर गिर पड़ा। इतना कहते कहते वो खुद को ही कोसने लगी। सब मेरी ही गलती है, मैं उसे आते हुए देख ही नहीं पाई। ये सुनकर वो शिवमेई ने तुरंत उन्हें संभाला। माँ, आप क्यों खुद को दोष दे रही हैं? ये जानबूझकर तो हुआ ही नहीं। फिर गुस्से से बोली, क्या वो फिर देर तक सो रही थी? दिन भर या तो सोती रहती है या महाजौन खेलती रहती है। अपने बच्चों की उसे कोई परवाह ही नहीं। अगर बच्चा अच्छा है तो उसका, अगर कोई गलत हो जाए तो सब आपके सिर पर डाल देती है। क्या यही ठीक है? कून चुनलिंग टाउन की टोफू फैक्ट्री में आधा दिन काम करती है, दोपहर को लौटकर या तो बिस्तर पकड़ लेती है या महाजौन खेलने निकल जाती है। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने, बच्चों को संभालने तक सब कुछ घर के दूसरे लोग कर देते हैं। उसकी तो जिंदगी होटल से भी आरामदायक है। आखिर होटल में तो पैसे देने पड़ते हैं, पर यहाँ तो सारा खर्चा भी ससुराल ही उठाता है। वो शिवमेई चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी। ससुराल में आई हुई बेटी अगर घर के झगड़े में टांग अड़ाए तो लोग यही कहेंगे कि वही माहौल बिगाड़ रही है। उसने धीरे से माँ से कहा, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि भाभी को इतना बिगाड़ना ठीक नहीं। कहीं भी देखा है कि बहू सास पर इस तरह हावी हो जाए? कम से कम इज्जत तो मिलनी चाहिए ना। वांग माओझेन ने बेटी की बात सुनी तो जल्दी से सिर हिलाया। शिवमेई, ऐसी बातें दोबारा मत कहना। अगर तुम्हारी भाभी ने सुन लिया तो बड़ा हंगामा खड़ा कर देगी। फिर घबराए सी बोली, चलो जल्दी चलकर देख ले कीकी कैसा है, मेरा दिल बहुत बेचैन है। वो शिवमेई असल में 2000 रुपये वाली बात करने आई थी, मगर माँ की हालत देख उसने वो बात गले में ही दबा दी। दरवाज़ा बंद करके सब लोग जल्दी जल्दी कस्बे के हेल्थ सेंटर की तरफ निकल पड़े। हेल्थ सेंटर ज्यादा दूर नहीं था, पैदल जाने में बस 10-12 मिनट लगते। इमरजेंसी रूम के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही अंदर से बच्चे की चीख सुनाई दे रही थी। आवाज सुनते ही वांग माओझेन घबराकर तेजी से अंदर चली गई। अंदर कीकी अब भी गला फाड़कर चिल्ला रहा था, माँ, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। कून चुनलिंग उसका हाथ पकड़े बुरी तरह रो रही थी। उसका सांवला चेहरा और कस गया था, यहाँ तक कि चेहरे के झाई तक जैसे खींच गए हों। वो घबरा कर बोली, बेटा डरो मत, माँ यही है। फिर जल्दी से डॉक्टर की तरफ मुड़ी और लगभग चिल्ला पड़ी, जल्दी कीजिए, मेरे बच्चे का जख्म देखिए। डॉक्टर तो पहले से ही उसका इलाज कर ही रहे थे, लेकिन उस तरह डांटे जाने पर एक पल को गुमसुम रह गए। दिल में तो सोचा कि अरे, इलाज ही तो कर रहा हूँ, मगर फिर भी बच्चे को शांत करने के लिए नर्म लहजे में बोले, गुड बॉय, मत डरो, जलन बहुत गंभीर नहीं है, दवा लगाने के बाद कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। शुक्र था कि थमस में पानी उबलता हुआ नहीं था, वरना बच्चे की नाजुक त्वचा बुरी तरह झुलस जाती। डॉक्टर ने ध्यान से दवा लगाए और फिर समझाने लगे कि आगे कैसे देखभाल करनी है। कून चुनलिंग तो बस कीकी को ही पुचकारने में लगी रही, डॉक्टर की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। उल्टा वांग माओझेन बड़ी तन्मयता से हर बात सुनती रही और जहां समझ न आया पूछ लिया।
इलाज खत्म होने पर डॉक्टर ने पर्ची दी और बिल जमा करने को कहा। वो ये यूजन आदतन हाथ बढ़ाकर लेने ही वाले थे कि कून चुनलिंग ने झटक कर हटा दिया। वो हैरान रह गए और उनकी तरफ देखा। चुनलिंग ने आंखें तरेरी और फिर सीधा वांग माओझेन से बोली, पैसे तो आप ही देंगी, है न? उसका लहजा ऐसा था जैसे सीधा सीधा पैसे मांग रही हो। वांग माओझेन के चेहरे पर एक पल को शर्म की झलक आ गई। वो धीरे से अपने पति वू शुई की तरफ देखने लगी। वो खुद कभी काम पर नहीं गई, पैसा तो हमेशा पति ही देते थे। इस वक्त वू शुई का चेहरा भी गुस्से से सख्त हो गया। उन्होंने पत्नी को घूर कर देखा और फिर चुपचाप बिल भरने चले गए। वांग माओझेन होंठ भींचकर चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। माँ को इस हालत में देखकर वू शिवमेई का दिल कसक उठा। उसने धीरे से माँ का हाथ थाम लिया। माँ ने पलटकर उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और हाथ थपथपाते हुए फुसफुसाई, कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। उनकी ये बनावटी मुस्कान देखकर वू शिवमेई और भी बेचैन हो गई। घर लौटते वक्त जियांग युवान धीरे से पीछे रह गई। फिर उसने हाथ बढ़ाकर वू शिवमेई को रोका। शिवमेई ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? युवान ने धीरे से उनके जाते हुए परिवार को देखा और फिर दबे स्वर में बोली, मैं सोच रही थी क्यों न हम नानी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाएं। शिवमेई ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं बाद में माँ से बात करूंगी। बस इतना था कि उसे नहीं पता था माँ राजी होंगी या नहीं। कितनी ही बार उसने माँ से कहा था कि हमारे साथ चलो, वहाँ इतना अपमान झेलना नहीं पड़ेगा, पर माँ हर बार मना कर देती थी। घर लौटते ही, शायद इसीलिए कि वो शिवमेई वगैरह मौजूद थी, कून चुनलिंग ने वहाँ कोई तमाशा नहीं किया। लेकिन जैसे ही घर पहुंची, सीधा अपने कमरे में गई, दरवाज़ा जोर से पटका और अंदर ही अंदर अपने गुस्से को निकालने लगी। वांग माओझेन के चेहरे पर साफ झिझक और शर्मिंदगी थी। असल में वो तो अपने पोते को देखने जाना चाहती थी, लेकिन बस दरवाजे पर खड़ी रह गई, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। आंगन में रखी चौकी पर बैठा वो शिवाई घूरते हुए बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम दिन रात सोचती क्या हो। शुक्र है कि इस बार छी किची को कुछ नहीं हुआ, वरना तुम्हें अच्छा सबक सिखाता मैं। वांग माओझेन ने सिर झुका लिया, कुछ कह नहीं पाए। ये देखकर वो शिवमेई आगे बढ़ी और बोली, पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इस मामले में तो साफ गलती भाभी की है कि उन्होंने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, इसमें माँ का क्या दोष? वो शिवाई ने नाक से ठंडी आवाज निकाली, गलती उनकी नहीं तो किसकी है? घर में बच्चों को संभालना ही इसका काम है, और अगर ये काम भी ठीक से नहीं कर पाती तो इनकी जरूरत ही क्या है घर में? कहते कहते उसने तिरछी नजर से वांग माओझेन को देखा और हिकारत से बोला, पूरे घर में यही एक है जो बस फोकट की रोटियां तोड़ती हैं, न कुछ धन का कर सकती है, न कमाने का दम है। क्या सारी उम्र कोई और इनका पेट भरेगा? अगर पहले के दिन होते तो ये बातें सुनकर वो सीधे हाथ भी उठा देता। आखिर सालों से वांग माओझेन ने उसके तानों और हुक्मों को चुपचाप सहा है। वो शिवमेई का खून खौल उठा। फोकट की रोटियां, माँ फोकट खा रही है। घर का सारा काम कौन करता है? खाना आसमान से टपकता है क्या? कुएं पर बैठकर कपड़े कौन धोता है? साफ सफाई कौन करता है? वो और बोलने ही वाली थी कि वांग माओझेन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो शिवमेई ने माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में मानो गुजारिश थी, चुप रहो, मत उलझो। बेबस होकर वो बस धीरे से सांस छोड़कर रह गई। वांग माओझेन की आदत ही ऐसी थी, हर बार झुकना, हर बार समझौता करना। सोचती थी कि अगर वो चुप रहेंगी तो घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन वो उन्हें अपना परिवार मानती थी। क्या उन्होंने कभी उन्हें अपना माना? उनकी नज़रों में वो तो जैसे कोई थी ही नहीं। नौकरानी को भी हर महीने की तनख्वाह मिलती है, लेकिन वांग माओझेन पूरे घर का बोझ उठाती है, फिर भी उन्हें एक पैसा नहीं मिलता। पैसे की बात छोड़ भी दो, उन्हें तो सबसे बुनियादी इज्जत तक नहीं दी जाती। वो शिवमेई ने गुस्से में कहा, ठीक है, बाकी बातें छोड़ो, अभी मुझे बस हमारे 2000 युआन के बारे में जवाब चाहिए। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। वांग माओझेन तो बिल्कुल हैरान रह गई, उन्हें तो पता ही नहीं था मामला क्या है। वो शिवाई का चेहरा थोड़ा असहज हो गया, फिर उसने गुस्से से वान जीशन को घूरा। आखिर उसने ही तो वादा किया था कि ये बात वो शिवमेई तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन चंद दिन में ही राज खुल गया। अब कितनी बेइज्जती हो रही है। जैसे ही बड़े भाई वो युएजन ने ये सुना, वो घबराए उठे और सीधे कमरे की ओर बढ़ने लगे। वो शिवमेई ने जोर से आवाज लगाई, वो युएजन, रुक जाओ वहीं। वो ठिठक गए, पलटकर देखने लगे और झल्लाकर बोले, 2000 युआन से मेरा क्या लेना देना? तुम मुझसे क्या चाहती हो?
वू शिमई ने हंसते हुए ताना मारा। मैंने अभी तक तो 2000 युआन की बात खोली भी नहीं। इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पैसे माँ बाप को देने का सोच रही हूँ और तुम डर रहे हो? गिल्टी महसूस करते हुए वू युएजिन ने बनावटी हंसी हंस दी और बोले, अगर तुम पैसे माँ बाप को देती हो तो उसमें मेरा क्या लेना देना? मैं तो बस अंदर जाकर देखना चाहता था कि छी छी कैसी है। इतना कहकर वो जल्दी से भीतर चले गए। वो कुछ और कह पाती उससे पहले ही भागकर अंदर छिप गई। उसका ये हाल देखकर ही वू शिमई समझ गई कि पैसे का खेल जरूर इसी से जुड़ा है। उसने तुरंत उसे रोक लिया और गुस्से में बोली, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक पैसे नहीं निकालोगे घर से बाहर पैर मत रखना। फिर ताने मारते हुए बोली, इतने बड़े आदमी हो गए हो, कोई काम धंधा नहीं, और ऊपर से अपने बूढ़े बाप को भड़काकर जीजा से पैसे मंगवाते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? वू युएजिन का चेहरा झट से लाल हो गया। अंदर कमरे में बैठी कून चुनलिंग ने शोर सुना तो दौड़कर बाहर आए और चीखते हुए बोली, 2000 युआन? तुमने तो मुझसे कहा था सिर्फ 1000 युआन है, बाकी के 1000 कहाँ गए? उसकी ये बात ऐसे निकली जैसे मानो उसे वू शिमई से छुपाने की कोई परवाह ही नहीं। वू शिमई उसकी ये बेशर्मी सुनकर गुस्से से हंस पड़ी। कूंग चुनलिंग, दिन रात मेरी भाभी के पैसों पर नजर रहती है तुम्हारी, और ऊपर से ऐसे बोलती हो जैसे ये बिल्कुल जायज है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता देख माँ जल्दी से बीच में आए और समझाने लगी, सब एक ही परिवार हैं, प्यार से बात करो। उन्हें तो अभी तक समझ ही नहीं आया था कि मामला है क्या। ये 2000 युआन की बात क्या है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। कूंग चुनलिंग ने तुनक कर कहा, कौन सा परिवार? मेरा तो कूंग है और इसका वो। वू शिमई ने ठंडेपन से ताना मारा, अगर तुम हमारे परिवार की नहीं हो तो फिर हमारे पैसों पर हाथ रखने की हिम्मत कहाँ से आती है? सच में बेहयाई की भी हद होती है। कूंग चुनलिंग बिल्कुल बेफिक्र बोली, ये सब पैसे मुझे तुम्हारे बाप ने दिए हैं, इसमें तुम्हारा क्या हक है? वू युएजिन, जो अब तक खामोश खड़ा था, बहस बढ़ते देख बिना कुछ कहे बस हाथ झटककर पलट गया और बाहर चला गया। ये साफ था कि उसे किसी झंझट में पड़ना ही नहीं था। ये देखकर बूढ़े वो गुस्से में गरज पड़े, वू शिमई, तुम यहाँ आए ही क्यों हो? बस झगड़ा करने के लिए? अगर ऐसा है तो तुरंत अपने घर चली जाओ, यहाँ आकर माहौल मत बिगड़ो। फिर बड़बड़ाते हुए बोले, पाला पोसा तुम्हें इतना बड़ा किया, खाने पीने का सब दिया, अब अगर तुमसे थोड़े पैसे ले भी लिए तो कौन सा गुनाह हो गया? क्या अब भी तुम्हें तकलीफ है? उनके लहजे से साफ था पैसे वापस करने का कोई इरादा नहीं है। वू शिमई भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने ठंडे चेहरे से कहा, आज अगर मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। फिर सबकी तरफ देखकर बोली, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इतना हंगामा करूंगी कि तुम्हारे दफ्तर तक इसकी गूंज जाएगी। देखती हूँ तब तुम सब कितने इज्जतदार बने फिरते हो। माँ घबराकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे असल में हुआ क्या है? साफ साफ बताओ। वू शिमई ने पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे वू शुई उनके घर पैसे लेने पहुंच गया था। उसे यकीन था कि लाओ वान उसे पैसे दे देगा, तभी तो मुंह उठाए सीधा वहीं पहुंच गया। बताओ, हिम्मत है क्या उसकी कि मुझसे मांग ले? वू शिमई गुस्से से कांपते हुए बोली, अगर ये पैसे तुम्हारी ज़रूरतों के लिए होते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इन्हें बड़े भाई और भाभी की जेब में डालने के लिए, ये मैं कभी नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर वो शुई भी आग बबूला हो गया। आंखें फाड़कर घूरते हुए चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर मैंने तुमसे पैसे लिए? वो मेरे हैं, मैं जिसे चाहूं दूं, इसमें तुम्हारा क्या हक बनता है? इतना कहकर उसने गुस्से में हाथ उठाया और वू शिमई को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। जियांग युवान अपनी माँ के पास खड़ी थी, तो भला वो कैसे देखती कि ये थप्पड़ उनकी माँ पर पड़ जाए। वू शुई को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी पोती, जो अब तक हमेशा चुपचाप और अनदेखी सी रहती थी, आज उसे रोक लेगी। वो नाखुश होकर घूरने लगा और भारी आवाज में डांट कर बोला, क्या करने चली हो तुम? अरे, ये छोटी सी लड़की भी अब बड़ों से उलझने लगी है। हे भगवान, जमाना ही खराब हो गया है। इतना कहकर उसने झटके से हाथ खींचना चाहा और उसी शी में युवान को भी एक जोरदार थप्पड़ मारने का इरादा किया। मगर जो उसने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं। उसका हाथ कसकर युवान ने पकड़ लिया था, इतना कसकर कि उसके कलाई में दर्द की लहर दौड़ गई। वान चीशन ने पहले सोचा कि युवान को पीछे खींच ले, मगर जब देखा कि वो शुई उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा तो वहीं रुक गई। छोड़ो मेरा हाथ, अपनी माँ से तुमने यही सीखा है? बदतमीज लड़की, खुद को क्या समझने लगी हो?
वू शुई गुस्से से बड़बड़ाता रहा, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद अपना हाथ छुड़ा नहीं पाया। उसे हैरानी हुई, ये वही पोती है जिसे उसने हमेशा दब्बू, चुपचाप और किताबों में गुम रहने वाली समझा था। आज ये अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई? काफी जोर लगाने के बाद ही जब युवा ने खुद उसकी कलाई छोड़ दी तो वो बुरी तरह लड़खड़ा गया और पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो सीधे जमीन पर जा गिरा। पुरानी हड्डियां जैसे चटकने लगी। दर्द से कराहते हुए बस उंगली उठाकर युवान की ओर इशारा किया, मगर मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाया। पास ही खड़ी कूंज चुनलिंग ये सब नजारा मजे से देख रही थी। हाथ सीने पर बांधे दीवार से टिककर मुस्कुराए और ताना मार दिया, वाह, ये तो घर का ही घर से टकराना हो गया, अपने ही खून ने मार गिराया। उसकी बात सुनकर बड़े चाचा ने गुस्से से घूरा और डांटा, अगर धन की बात नहीं करनी आती तो चुप रहो, ताने कसकर क्या मिलेगा। वो झटपट आगे बढ़कर वू शुई को उठाने लगे। दादी भी भागकर आईं, झुककर उसके जख्म देखने लगी। बुजुर्ग, आपको कुछ तो नहीं हुआ? जैसे ही वो उसे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाती, वू शुई ने झल्लाकर उनका हाथ झटक दिया और गुस्से से गरज पड़ा, वू शिवमेई, तूने यही सिखाया है अपनी बेटी को? देख, आज बाप पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है, कल को आसमान फाड़ देगी। वू शिवमेई ने देखा कि उसकी सांसें तेज हैं, गुस्सा उफान पर है, लेकिन चोट गंभीर नहीं लगी। वो ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, अगर तुम मुझ पर हाथ उठाना नहीं चाहते थे तो क्या युवान तुम्हें धक्का देती? तू? वू शुई गुस्से से मूंछें फड़काने लगा, मगर बोलने को उसके पास कोई जवाब नहीं था। दादी ने हालात बिगड़ते देख झटपट बीच बचाव किया, शिवमेई, बस अब चुप हो जा, बाप से ऐसे उलझ मत, गुस्से में बात मत कर। फिर बेटे के साथ मिलकर उन्होंने वू शुई को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वू शुई पहले लंबा चौड़ा और तगड़ा आदमी था, अब बुढ़ापे में भी वजन कम न हुआ था। दादी का दुबला पतला शरीर उसे उठाने की ताकत ही नहीं रखता था। उन्होंने नजरें उठाकर बेबस होकर वू शिवमेई की तरफ देखा, शाओमेई, आकर माँ की मदद कर। आखिरकार वू शाओमेई का दिल तो नर्म ही था। उसने वू शुई को दर्द से कराहते देखा और जैसे ही वह बाहर की ओर लड़खड़ा कर बढ़ा तो वह उसे सहारा देने के लिए बढ़ी। लेकिन उस वक्त वू शुई गुस्से से जल रहा था। दादी की बात सुनते ही उसने गुस्से से आंखें तरेर कर शाओमेई को घूरा और दांत भींच कर बोला, दूर हट, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं, कौन जाने तू मुझे उठाने की जगह छोड़ ही दे, मरवा दे मुझे। शाओमेई का दिल कसक गया। उसने गुस्से से आंखें घुमाई और वहीं रुक गई। वू शुई ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नज़र सीधे वान झिशिन पर गई और बोला, झिशिन, तू आ, मुझे उठा। वान झिशिन ने अनजाने में शाओमेई की तरफ देखा। उसकी ये नज़र वू शुई को और भड़का गई। वह गरज उठा, तू मर्द होकर भी औरत की तरफ क्यों देख रहा है? औरत की सुनने लगा क्या? जल्दी आ और मुझे उठा। शाओमेई के होठों पर एक ठंडी हंसी आ गई। उसने तीखे लहजे में कहा, इतना ही ताकतवर है न तू, तो खुद ही उठ जा फिर। उसकी बात सुनकर वू शुई का कलेजा जल उठा। उसने कांपते हाथ से शाओमेई की तरफ उंगली उठाए और गालियां देने ही वाला था कि तभी बड़े भैया ने झुककर उसे सहारा दे दिया। ठीक है पिताजी, शाओमेई इतनी मुश्किल से आए हैं, अब उसे मत कोसो। असल में बड़े भैया को अपनी बहन की परवाह कहाँ थी, बस मौके पर एहसान जताकर सोचा कि शायद शाओमेई 1000 रुपए वाली बात भूल जाए। लेकिन शाओमेई की आंखें ठंडी हो गईं। उसने हिकारत से कहा, मेरे पास आने की कोशिश मत करो, मेरा पैसा लिया है तो लौटा दो, और कुछ मेरे काम का नहीं। साइड में खड़ी जियांग युवान चुप रही, लेकिन उसके दिल में साफ हो गया कि दादाजी ने वान झिशिन से 2000 उधार लिए थे, 1000 बड़े चाचा को, 1000 दूसरे चाचा को, खुद के लिए कुछ नहीं रखा। शाओमेई जानती थी, अगर भाइयों को सचमुच कोई मुसीबत होती तो वो बिना सोचे उन्हें पैसा दे देती, लेकिन यहाँ तो साफ दिख रहा था कि कोई मजबूरी नहीं थी। इसीलिए वो टस से मस नहीं हो रही थी। उसे बड़ों की चालाकी समझ आ गई थी। बड़े भैया ने शाओमेई की बात सुनकर अनजाने में अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर तुरंत सिर झुका लिया, कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। अब तक वू शुई का गुस्सा थोड़ा थम चुका था। उसने फिर शाओमेई की तरफ इशारा करके कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुझसे कुछ पैसे ले लिए? ये पैसे मैंने ही तो उन्हें दिए हैं, तुझे पाला पोसा बड़ा किया, दो बार ब्याह दिया, अब अगर तुझसे कुछ पैसे मांग लिए तो गलत क्या है? शाओमेई की आंखों में फिर से गहरी निराशा उतर आई। उसे पता था जब उसने 2 बार शादी की तब एक पैसे की दहेज नहीं दी गई थी, उल्टा दोनों बार उसके पिताजी ने ही दहेज की रकम रखी थी। ऊपर से सालों साल उसने अपनी तनख्वाह से घर भेजा था, हर महीने 5-10 रुपये तो देती ही थी। और भाई,
बड़े और दूसरे भाई ने तो कभी एक पैसा घर नहीं भेजा। वो सोचकर उसका दिल और टूट गया। बचपन से उसे बाप का प्यार नहीं मिला, फिर भी उसने जितना किया वो कम नहीं था। फिर भी आज वही बाप उसके सामने पुराने हिसाब गिनाकर उसे नीचा दिखा रहा था। वू शिमेई ये बातें उसे पहले भी न जाने कितनी बार समझा चुकी थी, मगर उसने कभी नहीं सुनी। इसलिए आज उसने समझाने की बजाय साफ साफ कह दिया, तू चाहे जो कहे, लेकिन आज हमें अपने पैसे वापस चाहिए ही। कून चुनलिंग ये सुनते ही हाथ छोड़कर सीधा अपने कमरे की तरफ चली गई। जियांग युवान पहले से ही उसकी हरकतें देख रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, युवान झट से पहुंच गई और दरवाजे को पकड़ लिया। आंटी, भाग क्यों रही हो? माँ की बात तो अभी पूरी भी नहीं हुई। युवान के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। कून चुनलिंग ने पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर दरवाजा जरा भी नहीं हिला। उसने चिढ़कर कहा, मुझे क्यों सुनना चाहिए तुम्हारी माँ की बातें? ये तुम्हारे घर का मामला है, तुम लोग ही निपटाओ, मैं इसमें क्यों पड़ूं? युवान ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, अरे, जब तुम हमें अपना घर का हिस्सा ही नहीं मानती तो हमारी 2000 रुपये लेने की हिम्मत कैसे हुई? वो जानबूझकर 2000 बोल रही थी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चुनलिंग तड़पकर बोली, ये झूठ है, हमें तो सिर्फ 1000 रुपये मिले थे, बाकी 1000 कहाँ गए मुझे नहीं पता। ये सुनकर वू शिमेई झट से बोली, ठीक है, 1000 ही सही, बस हमें पैसे वापस दे दो, तुम्हारा कोई घाटा थोड़े ही होगा। मगर चुनलिंग पैसे हाथ में आ जाने के बाद इतनी आसानी से लौटाने वाली कहाँ थी। वो तो हमेशा चालाकियों में माहिर रही है। उसने तुरंत अपने पति की तरफ मदद की नज़र से देखा, लेकिन उसका पति हमेशा की तरह डरपोक निकला। घर में बस बूढ़ी दादी पर ही गुस्सा उतार सकता था, बाकी सबके सामने कभी खड़ा नहीं हो पाता। उसने नज़र बचाकर ताकतवर वान झिशिन की तरफ देखा और ऐसे दिखा दिया जैसे कुछ सुना ही नहीं। ये देख चुनलिंग के दिल में खौल उठा, क्या बेकार आदमी है। उसने फिर उम्मीद से वू शुएई की तरफ देखा, मगर शुएई तो खुद जमीन पर गिरा पड़ा था, हिल भी नहीं पा रहा था। वो भला उसकी मदद कैसे करता? बस उसने गुस्से से आंखें फाड़कर वू शिमेई को घूरा और दहाड़ा। वू शिमेई, अगर तूने चाहा कि मैं तेरी फैक्ट्री में जाकर कह दूं कि तूने अपने बाप को मारा है, तो समझ लेना तेरी नौकरी गई। चुपचाप अपने घर लौट जा। ये धमकी पहले हमेशा काम कर जाती थी। शिमेई बस ये सुनती और डर के मारे मान जाती। सच में उसके चेहरे पर भी झिझक साफ दिख गई। फैक्ट्री का काम वैसे ही डगमगाया हुआ है और इस समय उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं चल रही। अगर बाप जाकर शिकायत कर दे तो नौकरी हाथ से निकल सकती है। लेकिन फिर भी अगर पैसे वापस न मिले तो मन नहीं मान रहा था। ये देखकर चुनलिंग की आंखों में अकड़ आ गई, होठों पर जीत वाली मुस्कान फैल गई। वो फिर से दरवाजा बंद करने को हुई, मगर इस बार भी युवान ने रोक दिया। उसने सीधा हाथ दरवाजे पर टिकाकर उसे बंद होने ही नहीं दिया। उसकी आवाज़ गहरी और सख्त थी, मेरी माँ तो रिश्ता देखकर चुप रह जाती है, लेकिन मैं नहीं। ये पैसे मेरी पढ़ाई के लिए थे, अगर तुमने ले लिए तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? चुनलिंग ने ठंडी हंसी छोड़ी और बोली, किस तरह की यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो एक लड़की के तौर पर? अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम्हें इस हाई स्कूल में होना ही नहीं चाहिए। क्या बेहतर नहीं होगा कि तुम जल्दी बाहर निकलो और पैसे कमाना शुरू करो? थोड़ी देर रुककर उसने आगे कहा, और वैसे भी अगर तुम्हें कॉलेज जाना ही है तो क्या तुम्हें इतना पैसा चाहिए? इतनी सारी पढ़ाई में खर्च किया पैसा तुम कब वापस कमा पाओगी? क्यों न तुम जल्दी काम करना शुरू कर दो और पैसे कमाओ। पर बोलते बोलते ही जियांग युवान ने उसे कमरे में धक्का दे दिया। जैसे ही सब कुछ हुआ, जियांग युवान ने सीधे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कून चुनलिंग समस्या की गंभीरता को समझ नहीं पाए, इसलिए उसने फिर से तंज कसते हुए कहा, क्या मुझे बोलने से रोक रही हो? मुझे बोलने नहीं दे रही। जब तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाओगी तब जानोगी कि मैं सही थी या नहीं। जियांग युवान ने उसकी बातों को अनदेखा किया, खिड़की की तरफ गई, उसे बंद किया और पर्दे खींच दिए। कून चुनलिंग ने उसकी अजीब हरकत देख थोड़ी सतर्क हो गई। तुम क्या करना चाहती हो? जियांग युवान मुड़ी और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं करना, बस बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, सोचा तुम्हें देख लूं। कून चुनलिंग ने भौहें चढ़ाई, पजल्ड होकर। जियांग युवान उसके पास आए। जियांग युवान अपने माता पिता से लंबाई में काफी लंबी है। 1.5 मीटर की कून चुनलिंग को उसे ऊपर देखना पड़ता था।
जियांग युवान ने उसे धीरे धीरे कोने में धकेल दिया। बेड पर लेटी कीकी उत्सुकता से देख रही थी। दीदी युवान, क्या आप मम्मी के साथ खेल रही हो? जियांग युवान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी मम्मी उस बुरे इंसान का रोल निभाएंगी जो दूसरों के पैसे लूटती है, और मैं उस इंसान का रोल निभाऊंगी जो पैसे मांगने आती है। बाद में तुम देखोगी कि कौन अच्छा रोल निभाता है। कीकी ने ये सुनकर बहुत मजा लिया और जल्दी से कहा, ठीक है। इस समय कून चुनलिंग थोड़ी घबराई हुई थी। वह लड़खड़ाई और बोली, तुम क्या करना चाहती हो? और फिर जोर से चिल्लाए, वो यूएजिन, जल्दी आओ, ये बच्चा पागल है। तभी बाहर खड़े लोग हिले और जल्दी से दरवाजा खोलने दौड़े, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की, दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। कून चुनलिंग और ज्यादा घबरा गई। आंटी, मैं सभ्य इंसान हूँ और आमतौर पर कुछ नहीं करती, जियांग युवान मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन असामान्य मामलों में पता नहीं क्या हो जाए। कून चुनलिंग निगल गई लेकिन कुछ नहीं बोली। मैं फिर पूछती हूँ, क्या तुम पैसे वापस करोगी या नहीं? जियांग युवान ने ठंडे चेहरे के साथ पूछा। कून चुनलिंग को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, लेकिन वह सोच रही थी कि जियांग युवान ने उसे डराया है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पाएगी। वह गर्दन सीधी करके कड़ाई से बोली, तुम्हारे दादा ने हमें पैसे दिए हैं तो वो मेरे हैं। मुझे तुम्हारे पैसे की क्या जरूरत है? अगर पैसे चाहिए तो अपने दादा को पकड़ लो, उनकी पेंशन से ही 200-300 रुपये आ रहे हैं। वू शुई कभी सेना में था और अब रिटायर हो चुका है, उसे मासिक पेंशन मिलती है। यही वजह है कि वह कहता है कि दादी बस रोज का खाना खाती हैं। जियांग युवान ने उसकी बकवास सुनना बंद किया और सीधे उसे दीवार की तरफ जोर से धकेल दिया। ठंडे चेहरे के साथ देखा और फिर उसका गला पकड़ लिया। जाने से पहले मेरे नॉवल वर्ल्ड 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऐसे न्यूज़ स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरीज अपलोड होते हैं। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मुलाकात होगी।